बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ आज प्रोग्राम के स्टार्ट में, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे से हसद करते हैं और हसद की वजह से हम अपना टाइम तो वेस्ट करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी भी सम टाइम हम ख़राब कर देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि अपना टाइम जो है पॉजिटिविटी में गुजारें, दूसरों को देख के खुश हों। इंशाल्लाह आपके लिए भी सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर अब जो हालात चल रहे हैं उसके पेश नज़र तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना ख्याल ही रखें। लेकिन जहाँ मैं बात कर रही हूँ अपना ख्याल रखने की, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी अपना ख्याल रख रहा है। खैर, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या हालात चल रहे हैं, उसके नताइज क्या निकल रहे हैं। टॉप स्टोरीज़ की तरफ अभी मैं आना चाहूँगी। सबसे पहले आज हमारे पास लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की, मैं आपको बताऊँगी। बाज़ारों में रश और सड़कों पर ट्रैफिक, हुकूमत का लॉकडाउन नरमी पॉलिसी पर नज़रसानी का फैसला। यौम-ए-अली के जुलूस पर पाबंदी का फैसला, घरों में मजालिस की मशरूत इजाज़त। गंदम का स्टॉक खत्म, आटे की किल्लत का खदशा। और अगली खबर हमारे पास है, ऑरेंज लाइन मंसूबे के हॉर्टिकल्चर वर्क्स के फंड कोरोना की नज़र। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज़ आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहे हैं रोज़े? बस देखें, आप आए और रोज़े पता भी नहीं गए, और कल से तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो हसद होता है ना, वो इंसान को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक जो है वो लकड़ी को खा जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमें इसका बिल्कुल एहसास करना चाहिए और हसद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किस्मत की बात होती है, ये अल्लाह के यकीन पर है और आपको वो मिलता है जो और सम टाइम हमारी अपनी मेहनत भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इतनी महरूमियाँ हैं और इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हैं, अदल की इतनी ज़्यादा कमी है हर सतह पर कि लोग जो हैं वो फिर महरूमियों में, हसद में, अपने दुखों में और अपने मदावा करने में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि कुछ लोग तो जान की बाजी हार जाते हैं, कुछ लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। तो माशरे में जो गिरावट हमारे तेज़ी से फैल रही है, उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि इसको मिला, मुझे ना मिला, मेरा ये हक था, उसका नहीं था। ये फैसला हम करने वाले कौन होते हैं? ये तो आपकी मेहनत है और फैसला अल्लाह ताला ने। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से इस तमाम तर बात का मकसद भी ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करें, अपने ऊपर देखें कि आप क्या कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स फिर इंशाल्लाह अच्छे ही आएंगे। पहली खबर की तरफ जाते हैं। बाजारों में रश और सड़कों पर ट्रैफिक, मैं इसको क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगी ये तो होना ही था। ये तो बिल्कुल, आप देखें ना, आप मुझे याद पड़ रहा है कि जब से कोरोना आया और आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं जिस प्रोग्राम में, हफ्ते बाद, ये 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हमारा जब भी गुफ्तगू का सेशन होता है, उसमें हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की फैक्टर होगा। वाहिद हल लॉकडाउन जब इसका और हमने ही नहीं बल्कि अब तो हुकूमत भी ये कहना शुरू हो गई है कि लोग गैर संजीदा हैं। और कल के बाद अब देखें कि मियां असलम इकबाल साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने खुद मार्केटों में जाके देखा है और एक एक दुकान, मेरा ख्याल कोई मिनिस्टर इतनी ज़्यादा जो है वो ग्राउंड पे जाके वर्क कर रहा होगा, पंजाब में काबीना का कोई मेंबर इतनी ज़्यादा जाके दुकानों के अंदर या मार्केटों के अंदर और इतना ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर रहा होगा। और ऐसा बंदा जो खुद भी बेचारा वकील है, इनका ऊपर हुकूमत के आगे इनके केसेस लेके जा रहा है, इनको बता रहा है कि ताजरों के मसाइल हैं, अब वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया सिर्फ 2 दिनों के अंदर। तो क्या वजूहात है? वजूहात आप और मैं हैं, हमारा गैर संजीदा रवैया है। हमारा ये हाल है कि कल एक बंदे ने मुझे बताया कि इचरा के अंदर और अनारकली के अंदर, इसके साथ साथ दीगर जो छोटी मार्केटें हैं उसके अंदर ऐसे रश था, और ये मुतवसत इलाके की मार्केटें हैं, जैसे मुफ्त अशिया जो है वो बंट रही है। 3 दिन से यही सूरत हाल है। तो मुझे आप ये बताएं कि अना कौन सी ऐसी मजबूरी है आपके पास सिवाय खुराक के, अशिया खुरोनोश के, आपको रोज़मर्रा की जो खाने पीने की अशिया होती है, उसके अलावा कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आपने दुकानों में बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रश करना है वहाँ जाके? बिल्कुल। और जब तय है कि बच्चे नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे जब तय है बुजुर्ग नहीं आएंगे, और जब तय है कि बीमार लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, हर एक को चेक किया जाएगा, आज अब देखें ग्रेजुअली हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि तमाम जिम्मेदार बैंक्स, आपके बड़े बड़े सरकारी इदारे
उसके अलावा जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट सर्कल्स हैं, वो अब टेम्परेचर चेक करके ऐसे ही आपके हाथ धुलवा के, आपके सैनिटाइज करवा के, हाथ फिर आपको अंदर जाने की आपको डिसइंफेक्ट करवा के अंदर जाने के SOP पे कारआमद है। और अगर नहीं होता तो लोग वापस चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बल्कि हमारे बहुत सारे मीडिया के हाउसेस के अंदर, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, आपने कहा लोग वापस चले जाते हैं। अगर हम ये मार्केट जिनकी हम बात करें, इचरा बाजार, अनारकली टाउनशिप, अगर इनकी बात कर लें, यहाँ पर आई एम सॉरी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमने 3 दिन से हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि रश इतना ज्यादा है। आपके इर्द गिर्द हमारे रिपोर्टर ही जो बीपर्स दे रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं पहने होते हैं। अब इशू ये है कि वो SOP कहाँ पर है। इशू ये है कि दुकानों में जो रश इतना देखा जा रहा है, जिस चीज की दुकानदारों ने श्योरिटी दी थी कि वो दुकानों में इतना रश नहीं होने देंगे, अब पैसे कमाने के चक्कर में आप ये सब चीजें भी छोड़ते चले जा रहे हैं। हमने गुज़िश्ता जुमे भी ये बात की, आखिरी प्रोग्राम था तो उस वक्त हमने ये बात की कि SOPs तो बन गए, तय हो गया किसने क्या करना है, लेकिन कौन इस पे अमल दरामद कराएगा। ये कौम तो इशारों पे नहीं रुकती। ये इतनी भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि अगर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा तो आप 2 मिनट ब्रेक लगा के, हार्डली मेरा ख्याल लाहौर शहर में कोई ऐसा इशारा नहीं है जो 1.5 मिनट या 1.25 मिनट से ज्यादा का होगा। बिल्कुल आप 1-1.25 मिनट नहीं जहां रुक सकते तो आप कोरोना की सिचुएशन में घरों में या सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह करेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत सारे बाजारों में बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां उन्होंने निशानदेही नहीं की कि कोई कस्टमर आएगा तो वो किन किन स्टेजेस पे खड़ा होकर किस तरह से अंदर आएगा। किसी ने सर्कल नहीं लगाए इवन के 5 कस्टमर्स आए हैं तो उनके डिस्टेंस पैदा करते हुए सर्कलाइज हो, वो खड़े हो। हालात तो ऐसे हैं कि जैसे आम दिनों के अंदर भी कोई बहुत ही पीक डे होता है और ऐसा लगता है कि आज जो है ना वो लाहौर शहर में आखिरी दिन में शॉपिंग हो सकती है, आखिरी दिन में और इसके बाद कुछ नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये रवैया जो है ये बहुत ज्यादा परेशान कुन है और इसमें मेरा ख्याल हुकूमत को अब वो टाइम है कि अगर तो उसने अपने आप को बचाना है मुश्किलात से, बिल्कुल आपने सही कहा। और आज का दिन हमारे लिए मिसाल भी बन सकता है क्योंकि आज हम देख रहे हैं थर्सडे है और थर्सडे तक मार्केटें खुली हैं, अगले 3 दिन जो है वो मार्केटें बंद रहनी है। तो आज आप लोगों का रश देखें, इसके बाद मेरे ख्याल से कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए। और अना देखें जहां इन्होंने जिंदगी में इस हुकूमत ने इतने यूटर्न ले लिए हैं तो एक यूटर्न इस चीज पे भी ले लें और देख लें कि लोग जो है वो इससे पहले कि आपके अमवात की तरफ खुदा ना खास्ता चले जाएं और इस हद तक आपके हेल्थ सिस्टम पे बोझ आ जाए कि आप उठाने के काबिल ना हो। सिस्टम पे बोझ आना शुरू हो गया है। अब मेरे पास अगली खबर ये है कि एक दिन में 816 मरीज सामने आए हैं। अब ये बोझ नहीं है तो क्या है? हम कहां से शुरू हुए थे? अभी 2 दिन पहले ही 200 का फिगर, 250 का फिगर, अब 816 पे हम जा चुके हैं। और अभी 2-4 दिन पहले ही लाहौर शहर में 4000 पेशेंट्स ऐसे ही है। ठीक है, अब 3-4-5 दिनों के अंदर आप डबल स्ट्रेंथ पे चले गए हैं। और मैं हमेशा ये बात आपसे रिक्वेस्ट भी करता था कि लोगों को थोड़ा सा आप हर प्रोग्राम में तरकीब दें कि ये डबल नहीं होंगे, ये ट्रिपल नहीं बल्कि ये टेट्रा भी हो सकते हैं। ये मंडे से लॉकडाउन खुला था, नेक्स्ट मंडे तक हमारे पास तादाद जो होगी अब वो होशरुबा होगी क्योंकि ऑब्वियसली आपके टेस्ट होते हैं, रिजल्ट आता है तो उसमें आपको फिर पता चलता है कि कितनी तादाद बढ़ी। और इसमें एक फैक्टर जो शायद रिपोर्ट ना हुआ हो कि टेस्ट वही हो रहे हैं, टेस्ट की तादाद वही है। इसका मतलब है कि आपकी लोकल ट्रांसमिशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर आप 5000 टेस्ट कर रहे हैं तो पहले 5000 में 200 निकलते थे, अब 5000 में 400 निकलना शुरू हो गया, 5000 में 800 निकलना शुरू हो गए। और खुदा ना खास्ता उस वक्त से डरें जब 5000 में कोई 2 या 3000 ना निकलना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही संभालेंगे आप। लेकिन मुझे दुर्रे ने आप ये बताएं, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि केसेस अब बढ़ते चले जा रहे हैं, टेस्ट कैपेसिटी तो उस लिहाज से बढ़ा ही नहीं रहे हैं ना, तो फिर तो आप हमेशा लाइल्मी में रहेंगे, हमेशा आप घरों से बाहर निकलते रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा लोगों को। मतलब अब हमारे इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो बाहर निकल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हर रोज इतने केस रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए जी, ये बात तो तय है। आपने लाहौर शहर में सबसे बुरा हाल सबसे पहले सिकंदरिया कॉलोनी में देखा और आपने देखा सिकंदरिया कॉलोनी में एक गली के अंदर, एक घर के अंदर 12-12, 13-13 केसेस रिपोर्ट हुए, एक गली में 40-50 केसेस रिपोर्ट हुए और सिकंदरिया कॉलोनी को सील रखा गया। आज देखें सिकंदरिया कॉलोनी का रहने वाला कांस्टेबल, जो हेड कांस्टेबल है, रात वो शहीद हो गया बेचारा इसी कोरोना के चक्कर में। तो आपको अंदाजा देखें कि जौन से रेड स्पॉट्स थे, जौन से क्रिटिकल स्पॉट्स थे, वहां पे अब प्रोमिनेंट फिगर जो है उनकी डेथ होना शुरू हो गई है। और बहुत सारी ऐसी डेथ हैं जो जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिनका नाम नहीं ले सकते, जिनके हम खानदान या इलाकों को नहीं बता सकते, इखलाकी तौर पे भी नहीं बताना चाहिए। तो आप उन्हीं को अंदाजा कि क्या हालात होंगे। कल मुझे मेरा एक दोस्त मिला, मैंने उससे पूछा कि चलें अब ये लाहौर में इतनी डेथ हुई है तो क्या आपके खानदान में कोई डेथ हुई है?
तो वो रिलायबल दोस्त था, उसने कहा जी कि मेरे अपने ख़ानदान में 2 डेथ हुई हैं। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरे लिए फिर मैंने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। मैंने कहा मैं अपने जानने वालों से पूछूंगा लाहौर में, मैं जिस लाहौर के हिस्से में जाऊंगा मैं वहाँ से लोगों से पर्सनली तस्दीक करूंगा कि जी आपकी कोई डेथ और आप। तो इसी तरह मेरे एक और दोस्त थे, उसके एक अजीज़, इस तरह मैंने बहुत सारी डेथ ऐसी वेरीफाई की हैं जो ख़ानदानों में लोगों को पता है लेकिन वो किसी तरीके से नहीं बता पा रहे, वो मीडिया पे इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहते, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं देना चाहते। नहीं तो आपको तो जितने रेड एरियाज़ हैं, जितने रेड स्पॉट्स हैं लाहौर शहर में, जितने सोर पॉइंट्स हैं, उनके अंदर हालात काफ़ी खराब हो रहे हैं। अच्छा, अगली खबर मैं ऐड करना चाहूँगी, शहर में 98% मरीजों की हालत खतरे से बाहर भी कही जा रही है। तो मुझे ये बताएगा, इससे भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ये वो है बात जो हम डे फर्स्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों का माइंडसेट अब ये बन चुका है कि जिस तरह बाकी ममालिक में शिद्दत थी यहाँ पे शिद्दत नहीं है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है, लिहाजा हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर कोई आपके पास आपके प्रोग्राम में कोई डॉक्टर आते हैं तो आपको उनसे ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट कोरोना का शिकार होता है और वो उस फेज से कामयाबी से निकल जाता है तो उसके अंदर जो डैमेजेस होते हैं या उसके अंदर जो इश्यूज क्रिएट बाद में होने के इम्कानात होते हैं वो किस हद तक हो सकते हैं, वो आपके सिस्टम को किस हद तक मुतासिर करके जा चुका होता है। क्योंकि जो मैंने रिसर्च की है उसके अंदर वो कम से कम आपके कुछ ना कुछ हिस्से को डैमेज कर जाता है। अगर उसने आपके थ्रॉट पे, आपके लंग्स पे, आपके किसी भी हिस्से पे अटैक किया है, आपके हार्ट पे, किसी भी जगह पे, तो 10 to 5 या 20% तक उसकी डैमेजिंग रेशियो है। लेकिन ये आप फर्दर किसी डॉक्टर, जो मुस्तनिद डॉक्टर है, उससे डिस्कस कर सकती हैं। जरूर इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर वापस आता हूँ, हम 98% सेहतयाब तो हो गए, हमने 98% 14-15 दिन का सर्कल भी पूरा कर लिया। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब हमें अंदर क्या पता है कि हमारे अंदर किस हद तक क्या खराबी पैदा हो गई है, और हमें अनटिल अनलेस जब तक हम इसका सीटी स्कैन ना करा लें उसके बाद तो हमें तो नहीं पता कि अंदर बीच में क्या चल रहा है और उसका इफेक्ट कितना हुआ है। तो हम तो आम हालात में सीटी स्कैन कराने की जो है हैसियत नहीं रखते, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो आफ्टर कोरोना सीटी स्कैन किस तरह करा के देखेंगे कि आया क्या, अगर आपके लंग्स हैं तो क्या ये कितने हिस्सों को डैमेज कर गया, कितने हिस्सों को नहीं कर गया। तो ये इश्यूज जो हैं ये बड़े संजीदा इश्यूज और इससे एक्चुअली डरने वाली बात है। बार बार ये चीज़ें आपको बताने का मकसद भी ये है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे एक्चुअली आपने डरना है, अपने आप को महफूज रखना है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है। अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि 2 रोज़ में मुस्तहिक खानदानों में 3 अरब रुपए तकसीम किए हैं। अगर ये 3 अरब रुपए तकसीम हुए हैं तो अभी तक लोग क्यों परेशान नजर आ रहे हैं, बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला साहब ये कह रहे हैं कि अब तक 2 रोज़ में मुस्तहिक ख़ानदानों में 3 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। दुरेनाम मेरी जिन लोगों से बात हुई है अभी तक सभी लोग जो है या तो वो यही नादरा के चक्कर लगाने पे मजबूर हैं, किसी को अभी तस्दीकी मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये पैसे किन लोगों में तकसीम हुए हैं? मैंने तो ये पहले भी बात की थी कि ये वही लोग हैं कि अगर आपके इलाके में, मैं फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी कोई ग्रिप है पॉलिटिकली भी, मैं देखता हूँ क्या हिसाब किताब है, तो मैंने ज़ाहिर बात है अपने जानने वालों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम करना है। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस करना है। बहुत ज़्यादा शिकायत ये भी आ रही हैं कि डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है और पीटीआई के जो वोटर्स हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, उनकी प्रायोरिटी है और उसके बाद जो अदर पार्टीज़ हैं जिसमें कुछ पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन के सपोर्टर्स रहे हैं उनको भी दिया तो जा रहा है लेकिन बहुत ही एंड वाली स्टेज पे ले जाके। और ऐसे लोग जिन बेचारों का कोई वालिद वारिस ही नहीं है, जिनके कोई अप्रोच ही नहीं है, वो उस कैटेगरी में कि जो अभी तक महरूम है, जिन बेचारों को मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जिनके पास कोई उनकी जवान औलाद या कोई सहारा नहीं है जो उनको इस हद तक लेके जाए कि उनको आगे करवाए। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि गरीब तबका कौन है जो केले फ्रूट की रेडियां लगाता है? बिल्कुल ऐसे, जो आपको मजदूर भाई दिहाड़ीदार अभी भी आज भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो रोड़ी कूटता है, ईंटें उठा के जमा करता है, उसके बाद कुछ जो सीमेंट की बोरियां उतारता है, ट्रक से उतार के दुकानों के अंदर लेके जाता है, मजदूर तबका। क्या इन लोगों को इस एहसास कफालत प्रोग्राम का एहसास है? उनको पता है कि इसको किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है? ना तो उन तक इसके समरात पहुंचे, ना तो इससे फायदा उठा सकते हैं। और ये वो स्टेज थी कि अगर टाइगर फोर्स को आपने बनाया था उस स्टेज पे ले जाने के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता हालात बहुत खराब होते हैं, हम कर्फ्यू की तरफ जाते हैं तो ये मुस्तहिक लोगों में खाना पहुंचाएंगे, तो उस चीज का वेट क्यों कर रहे थे? बिल्कुल। आप उस फोर्स को आइडेंटिफिकेशन की तरफ क्यों नहीं लेके गए? बिल्कुल। एटलीस्ट मैं अपने घर गली मोहल्ले में कोई ना कोई एक बंदा तो
खुदा तरसी के तहत अल्लाह ताला को हाजिर नज़र जान के आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये मुस्तहिक है। बिल्कुल। तो अब बहुत सारी वो ऐसी जो इलिटरेट है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी जो तबका जिसके पास वसाइल नहीं है, ऐसा तबका जिसके पास टेक्नोलॉजी से कोई भी उसको रसाई या कोई भी उनकी शनासाई नहीं है, ये तमाम महरूम है। बिल्कुल। और इनके लिए मुश्किलात हैं। मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि मजीद भी 3 अरब रुपए तकसीम कर दिए जाएंगे तो फिर भी जिस तबके की हम बात कर रहे हैं उस तक इसके समारात नहीं पहुंचने वाले हैं। देखें अब आप 50 रोज तो तकरीबन हो चले हैं। बिल्कुल ऐसे। अब 50 रोज में अगर यही रेशो आइंदा रही तो मेरा तो ख्याल है कि सूबाई खजाना क्या, आपको वफाकी खजाना भी जो है वो ख़त्म करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए वसाइल की जो तकसीम कार भी है उसको भी इंतहाई संजीदा और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपके पास वसाइल देखें वही हैं, आपके रेवेन्यू लॉसेस हैं कोरोना के दौरान, आपको टैक्सेस की मद में पैसे इकट्ठे नहीं हुए, आपको भारी जो भरकम आपके पास जो अखराजात की एक फहरिस्त होती थी उसके इव्ज़ आपके पास फंड्स होते थे वो नहीं है। आपने दीगर इस्लाह के तरक्याती फ़ंड, लाहौर शहर के तरक्याती फ़ंड, लाहौर शहर के मनसूबों के फ़ंड, लाहौर शहर की बेहतरी के फ़ंड या पूरे पंजाब की बेहतरी के फंड काट के आपने ये प्रोग्राम इकट्ठा किया। अब अगर इस पे क्वेश्चन उठते हैं, इसका ऑडिट करते हैं तो 100% हर सिस्टम में लूप होल्स होते हैं और इसके अंदर भी लूप होल्स निकलेंगे। और बहुत सारे, मैं फिर वही बात करूंगा कि इस चीज़ को हर मिनिस्टर भी और हर MP भी अगर इंश्योर कर ले कि वो क्रॉस चेक कर ले किसी तरीके से। अगर 100 बंदों को आपने ये 3 अरब तकसीम किया है तो हर बंदा सिर्फ अपने अंदर 100 बंदों की जिम्मेदारी ले ले तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की जो इंश्योरेंस है वो मिल सकती है। अदरवाइज़ ये कहाँ जा रहे हैं, किसकी रिकमेंडेशन पे जा रहे हैं, कौन किस बुजुर्ग, माजूर, बेसहारा और नादार इंसान के जो है वो शनाख्ती कार्डों पे उनके ज़रिए उनके पैसे वसूल कर रहे हैं, ये लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, गंदम का स्टॉक खत्म और आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। ये बार बार बात की जा रही थी कि आटे की किल्लत होगी। हमने बीच में देखा कि आटे की किल्लत माह मुबारक में भी हुई, कीमत में इजाफा करने की भी बात हुई। अब ये जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं इसको रोकने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ असलम इकबाल साहब को भी देख रहे हैं कि वो दावे करते नजर आ रहे हैं कि हर चीज़ इनफ मौजूद है। अब ये चीज़ें जो आ रही हैं इसकी वजूहात क्या है? देखिए जी, इसकी वजूहात तो एक तो माफिया, वो तो आपको ब्लैकमेल करेगा और सिचुएशन से फ़ायदा उठाएगा। ये तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। जिस वक्त 20 से 30 रुपए आटे की बोरी पे बढ़ाने की बात की जा रही थी और फ्लोर मिल एसोसिएशन ने ये बात की कि जी हम कर देंगे और ना हुआ तो हम सप्लाई रोक देंगे, और उन्होंने सप्लाई रोकने की कोशिश भी की। तो आपको तो उसी वक्त अलार्मिंग सिचुएशन में जाना चाहिए था और ऑल्टरनेट रिसोर्स पॉइंट जो है वो जनरेट करने चाहिए थे आपको। मतलब कि मैं इस चीज़ में यकीन रखता हूँ कि हमें तनकीद के साथ कोई सॉल्यूशंस भी बताने चाहिए। तो आपको ऑल्टरनेट रिसोर्स पॉइंट जनरेट करने चाहिए थे। आपको क्या करना चाहिए था? आपको वो तमाम जो फेक और गोस्ट फ्लोर मिल्स हैं उनके कोटे बंद कर देने चाहिए थे, क्योंकि ये तो मुस्तनद रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी गोस्ट फैक्ट्री हैं जो कि हकीकत में काम नहीं कर रही, बंद पड़ी हैं, लेकिन उनके कोटों में गंदम सरकारी जो है वो रिलीज कराई जा रही है। तो भाई स्क्रूटनी कौन करेगा? 2 साल में कम से कम एक मिनिस्ट्री इतना काम तो कर ले। बिल्कुल। और ये आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है कि जिस वक्त ये रेड लाइन क्रॉस कर गए थे और उन्होंने कहा था जी आटा की कीमत बढ़ाना और उसकी सप्लाई को मेंटेन रखना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गया, हम ये तो नहीं कर सकते, हमें कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई भी करनी पड़ेगी। फिर इन्होंने मुज़ाकरात भी किए, मुज़ाकरात में क्या तय हुआ वो सामने नहीं आई बात। और अगर मुज़ाकरात में हर चीज़ सेटल हो गई थी तो आज ये किल्लत क्यों हो रही है और आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे? और मुझे सिर्फ दुर्रे ने आप ये बता दें, ये तब ये सब कुछ हो रहा है जब रिलीफ के दावे किए जा रहे हैं, सस्ती अशिया फराहम करने के दावे किए जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा था कि आपका रमज़ान पैकेज का जो रमज़ान बाजार लगाए जाते हैं उसका बजट जो है वो रिलीफ की सूरत में आपको जो है मुंतकिल किया जाएगा। अब जब ये सब चीज़ें की जा रही हैं, आटा वो चीज़ है जो आपने हर रोज़ इस्तेमाल करना है और उसी जगह पर आप किल्लत पैदा करके उसी चीज़ की आप कीमत बढ़ा के अल्टीमेटली आवाम की जेबों से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप तय कर लें कि आपको कौन काम नहीं करने दे रहा। हमारी सरकार जो है, हमारी हुकूमत है, वो तय कर ले कि उनको कौन काम नहीं करने दे रहा। जब उन पे तरकीद होती है, जहाँ पे वो फ्लॉप होते हैं, जहाँ पे उनके प्लान फेलियर होते हैं, कभी वो मलबा मीडिया पे डाल देते हैं, कभी वो मलबा माफिया अशराफिया पे डाल देते हैं, कभी वो मलबा ब्यूरोक्रेसी पे डाल देते हैं, कभी वो मलबा अब आम शहरियों पर डाल देते हैं। अब देखें, ये जो बाज़ारों में सारे मामला चल रहे हैं, इसमें भी तमाम तो जिम्मेदारी तो इन द एंड ऑफ टाइम
उस पे आपके एंड यूजर पे आती है, आम शहरी पे आती है। और इसी तरह जो आटे और गंदम की खरीदारी है वो ज़ाहिर बात है फ्लोर मिल मालकान पे आ जाती है। और हालात की जो खराबी और लाहौर शहर के अंदर जो आप इतने ज़्यादा असरात के लिए लोगों को कर रहे हैं कि बता रहे हैं और वो लोग इसको फिर भी संजीदा नहीं ले रहे, तो इसकी जिम्मेदारी हम पे डाल दें। तो तीनों हुकूमत जिम्मेदारियां फिक्स करे और अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल नाबरदज़मा हो जाए और कह दीजिए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मीडिया, अवाम और ये शराफिया उठा लें जी, इनकी जिम्मेदारी है। फिर ये अच्छा कि रिपोर्ट जो दी जाती है ना कि आपके लिए रिलीफ है, यहाँ पर ये कुछ रखा गया है, हमने तो मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ कर दी हैं, महंगाई का नामो निशान नहीं है, फिर ये चीज़ें दम तोड़ जाती हैं, फिर इनकी हकीकत कोई नहीं रहती है। फिर आप हर रोज़ जो प्राइस कंट्रोल के नाम पर अपनी कार्रवाइयाँ दिखा देते हैं, वो क्या है? वो तो फिर कुछ भी नहीं है ना। देखिए जी, हालात मैं पहले भी कह रहा था, मैं कल एक दुकान पे खड़ा सब्जी ले रहा था और मैंने ये फिजिकली देखा है कि एक बच्चा आता है और उसके पास 10 रुपए थे। उसने आके दुकानदार को कहा जी कि मुझे आलू और पालक देते। उसने कहा जी कितने? आधा किलो आलू। उसने कहा जी 1 आलू और 3-4 पत्ते पालक के देते हैं। और उसने 10 रुपये उसको पकड़ा दिए और दे दिए। भाई मैं कोई किताबी बातें थोड़ी कर रहा हूँ ना, अब तो ये फिजिकली मैं मार्केट में जाता हूँ, आप जाएंगी, कोई भी रिपोर्टर जाएगा, कोई भी मीडिया पर्सन जाएगा, वो जाके देखेगा। तो भाई आप क्यों नहीं देख रहे? क्या ये तमाम तर ठंडी गाड़ियों में बैठ अच्छे एसीज यूज करके, अच्छे स्मार्टफोन यूज करके, आपके ट्वीट चला के, पीटीआई के पेजेस को अपलोड करके, बाकी गवर्नमेंट को सारे करके, अगर इसी तरह तर्जमानों की फौज रख के आपने करनी है तो फिर तो कोई हल नहीं है। फिर तो हम जब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं तो यकीन करें कि दिमाग आपका तकरीबन उल्ट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है और आपको एक्चुअली हालात देख के परेशानी होती है कि ये हो क्या रहा है, अवाम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जिनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। अगली खबर की तरफ जाते हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबे के हॉर्टिकल्चर वर्क्स के फंड्स कोरोना की नज़र, पीएचए ने फंड्स की वापसी के लिए मरासला लिख दिया है। अब हमारे पास एक चीज़ आ गई है, कोरोना वायरस, जिसके लिए अब हम हर चीज़ जो है वो उसको दाव पे लगा रहे हैं, अपना हर फंड वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसके असरात हमें बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर भी हमें डॉक्टर्स भी परेशान नजर आ रहे हैं, मरीज भी परेशान नजर आ रहे हैं। आपने 100 बिस्तरों का अस्पताल बना दिया, आपने क्वारंटीना सेंटर बना दिया, वहां पर तमाम मामलात ही खराब हैं। वहाँ पे देखें, अब तो हम नहीं, अब तो बड़े बड़े नामवर दानिश्वर सहाफ़ी और बड़े बड़े जो कॉलम निगार हैं वो बोलना शुरू हो गए हैं। और जो हुकूमत के हामी थे वो इनके क्वारंटीना के दिनों में और कोरोना के एरा में जो हालात बिगड़े हैं, जो मिसमैनेजमेंट्स हुई हैं, उस पर खुल के बात करती हैं। ये तो खैर एक बात है, लेकिन सरकार ने क्या किया है कि कोरोना के फंड में सब कुछ डाल दिया। उन्होंने कहा जी तनख्वाहें भी इनकी काट लें, इनके अलाउंसेस भी काट लें और इसके बाद इनके जो तमाम अखराजात हैं उसको रिड्यूस कर दें। जो इदारों के अपने प्राइवेट पर्सनल अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दें, जो एसडी अकाउंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के पैसे फंड्स इदारों को जाते हैं वो तमाम जब्त कर लें। तो ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब ये हो गया, अब अगला सिनेरियो क्या है? अगला सिनेरियो ये है कि ये फंड्स तो चले गए वापस आपके पास। अब आपके पास क्या सूरत हाल है? अब आपने आइंदा 1 से 1.5 माह अवाम ने जो जलील होना है ना, अल्लाह ना करे, वो इस तरह जलील होना है कि आपसे टैक्सों में, महंगाई में, पता नहीं किस किस चीज़ में जो रिलीफ के दावे हैं वो वापस लिए जाएंगे। उसके बाद आपसे टैक्सों की मद में आपकी जेबों से तकरीबन सारे पैसे निकलवा लिए जाएंगे और अपना सर्कल सरकार का चलाने के लिए ये सरकार के जरूरी है, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन ही कोई नहीं। कर्जे मुल्क की तारीख की हद पार कर चुके हैं, आपके पास जितने फंड से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जितने ज्यादा आपके पास रिजर्व वसाइल थे वो खत्म हो चुके हैं, जो नए रेवेन्यू जनरेशन के तमाम प्लान थे वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए हैं कोरोना की वजह से। आपके टैक्सेस आदाब बिल्कुल आप खत्म हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे आप यही करेंगे कि नए टैक्सेस लगाएंगे, आप महंगाई करेंगे। आप अगर पेट्रोल बाहर 40 रुपए आपको पड़ता है तो आप 80 में बेचेंगे, सरकार उसमें टैक्स इकट्ठा करेगी, बिजली में। यानी आप आवाम को अल्टीमेटली एक मैसेज देना चाह रहे हैं इसके बाद वो तैयार रहे। इसके बाद अगर कोई हल है तो मुझे आके यहाँ बता दें और मेरे साथ आके इस बात पे भी डिस्कशन कर लें कि आप इसके अलावा अगर कोई सरकार चलाने के लिए पैसे कहीं से इकट्ठे कर पाएंगे तो मुझे बता दें इस चीज़ को भी आप, सिवाय आप ये जितने भी आपको जो है कि आपको इमदाद आ रही है, आपको बाहर से फंड्स आ रहे हैं, आपको ज़कात के पैसे आ रहे हैं, इनको निकाल दें। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार को चलाने के लिए जो आपका सर्कल होता है, जो पैसे का, जो वसाइल का एक पूरा, वो किस तरह चलाएंगे कोई तो बात करे। इस पे आजकल कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस पे हम 1-1.5 माह बात करेंगे, क्योंकि 1-1.5 माह बाद हमारा इम्तिहान शुरू हो जाएगा और बिल्कुल सही कहा आपने, तब आवाम शोर डालेगी और हमारा इम्तिहान शुरू हो जाएगा, तब इस पे बात होना। ऑरेंज लाइन के साथ भी देखें जी, आपका प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है,
पूरे पंजाब का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसे ही है। CPEC का हिस्सा है, बिल्कुल अब कंप्लीट है, टेस्टिंग कमीशनिंग हो चुकी है, ईच एंड एवरीथिंग ओके है, हर चीज इन लाइन है, अब चलने को तैयार है। जब चलने को तैयार है तो आपने उसके फंड्स उठा के भी आपने देखा जी कि 10 करोड़ पड़े हैं और आपने ये नहीं पूछा कि 10 करोड़ के इफ्स क्या काम हो गया। तो हुआ ये कि PHA ने 10 करोड़ के इफ्स काम करवा लिया, जब पेमेंट्स करने की बारी आई तो ये उनके पैसे उठा के जब्त करके वापस ले गए। अब PHA वाले आगे आगे, ठेकेदार पीछे पीछे, PHA गवर्नमेंट के पीछे, ठेकेदार PHA के पीछे, और ठेकेदारों के साथ जो वेंडर है, जो मार्केटों से आपने पैसा उठाया, वो उनके पीछे। बिल्कुल आपके एक वेग डिसीजन से जो कि हकीकत के बरक्स था, उसने आपको कहां से काम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऑरेंज लाइन के साथ तो ये सलूक किया जा रहा है, और अब भी मेरे ख्याल से इसके साथ तो जानबूझ के ये सलूक किया जाता है। लोग हंस रहे थे, बिल्कुल लोग हंस रहे थे, और मैं हमेशा ये सोशल मीडिया का कोई अच्छा और मतलब कि सेंसिबल, ऐसा नहीं कि कोई बेहुदा किस्म का मजाक हो, मैं जरूर कोट करता हूँ। कल एक बंदे ने लिखा जी कि बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है कि हमारे मुल्क में एक नया डैम बन रहा है और उसका ऐलान हुआ है, लेकिन याद रखें कि मजदूर वही हैं जो मेट्रो बस पेशावर बना रहे हैं, जब वो फारिग होंगे तो वो फिर सही है पे काम करेंगे। लोग इतने सेंसिबल हो गए हैं, मैं सही कह रही हूँ, लोगों को ये चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कुछ मौसम की सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। सुबह ही से शहर लाहौर में हम देख रहे हैं वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है, बादल भी हैं और मौसम इंतहाई खुशगवार है। रोज़ेदारों के लिए ऑब्वियसली ये मौसम बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। गर्मी की शिद्दत 2 दिन हमने जिस तरह से देखी, उससे लोग परेशान भी नज़र आए, लेकिन आज खैर अब्र रहमत जो है वो बरस रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हो रही है। जुनेद की तरफ जाते हैं, वेदर अपडेट्स उनसे जान लेते हैं। जुनेद, बताइएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, बारिश क्या मज़ीद भी होगी? अजी, शहर में होने वाली बारिश के बायस जो है वह मौसम खुशगवार हो गया है और आज ठंडी हवाएं चलने के बावजूद जो है वह शहर में मज़ीद बारिश के इम्कानात जो हैं वो महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई है, और जिसकी वजह से आज दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी आएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात कीजिए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वह 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, और हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त 74% और शाम के वक्त क्योंकि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, बारिश के भी इम्कानात हैं, जिसकी वजह से शाम के वक्त जो है वहाँ में नमी का तनासब भी जो है वो 60% तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मज़ीद बारिश भी हो सकती है, और जिसकी वजह से लाहौर का मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार होगा। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मे के रोज़ जो है वो मौसम खुशगवार होगा और शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुनेद मौजूद थे और वेदर अपडेट्स आप बता रहे थे। जुम्मे को भी बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। दुर्रे, आप मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? ऑब्वियसली हम सुबह से देख रहे हैं खुशगवार मौसम है, आपके मूड्स पे भी इफेक्ट करता है? मौसम ने देखिए मूड पे भी इफेक्ट करता है, और आपके लिए रोज़ादारों के लिए रोज़े बड़े आसान हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। और सेकेंडली मौसम तो देखें 180 डिग्री पे उसने जो है ना वो बिल्कुल कट मारा है, जो हैरान कुन है। कहाँ पे आप 35-38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचे हुए थे और कहाँ पे आप अचानक आके इस तरह से। और रात जो मौसम था, एक तो वैसे दिल दहला देने वाली, आपको पता है बिजलियां भी कड़क नहीं थी, तो जरा लोग उससे भी डर रहे थे, घबरा रहे थे। और फिर लाइट ने जो हमारे साथ किया, वो तो खैर एक कतरा भी गिरे तो आपको पता है कि हमारे सिस्टम शट डाउन हो जाता है। वो तो एक कोई मुनफरिद चीज़ नहीं थी। लेकिन ये हुआ क्या कि लाहौर शहर में मेरा ख्याल है कि कोरोना के सिनेरियो में और डिप्रेशन के सिनेरियो में, लोगों के रोज़गारों के मसाइल में, महंगाई के जो चल रहे हैं मामलात, उसमें मौसम की तब्दीली जो है ना वो शायद इंसानी ज़हनी सेहत को रिलैक्स, आपका माइंड थोड़ी ज़हनी सेहत को कंट्रोल कर ले। अदरवाइज लोगों के साथ जो ज़हनी मसाइल हैं बेचारों के साथ काफ़ी बिल्कुल ऐसे। मैं खुद अगर घर में एक चीज़ होता है, हवा चल रही है, मेरी अम्मा कहती है चलो ऊपर छत पे चले, थोड़ा सा ना खुली हवा में सुकून मिलता है। तो ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा आपके मूड पे भी असरअंदाज करती हैं और अल्टीमेटली आप रिलैक्स भी फील करते हैं। इतने ज़्यादा तंग माहौल में एक ही चीज़ जब डिस्कस की जा रही होती है तो चीज़ें ये वेदर से रिलेटेड जो होती हैं आपको रिलैक्स कर देती हैं। अगली खबर की तरफ जाते हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी, वासा की 12 स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं, क्या कहेंगे दुर्रे आप? देखिए जी, ये अब जो फंड्स के हालात हैं, अब आपके आइंदा तरक्याती जो माली साल है, ये हमारे पास अब हर रोज ही खबर आएगी कि फंड्स की अदम दस्तयाबी। ये इंपॉर्टेंट खबर होगी आपकी, क्योंकि अब बजट बनना है आइंदा माली साल का। उसके अंदर लोगों ने, इदारों ने अपनी स्कीमें रखनी है, अपने प्रोजेक्ट्स देने हैं और उनको तकरीबन ना हो जानी है, क्योंकि आपके पास डेवलपमेंट बजट अब ना होने के बराबर है। आप इस पोजीशन में भी नहीं है कि लाहौर समेत लाहौर डिवीज़न
का भी बजट आप डिक्लेयर कर सकें, क्योंकि जो डेवलपमेंट बजट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बजट होता है। आपने तो पूरे पंजाब का डिक्लेयर करना है, पैसे आपको आए नहीं, पैसे आपके पास है नहीं, जो थे वो आपने कोरोना में लगा दिए, मुख्तलिफ स्कीमों में लगा दिए, मुख्तलिफ लोगों को रिलीफ देने के जो आपने बयान किए थे उसके अंदर पैसे सारे झोंक दिए, और उसमें अब आपको आइंदा एक सड़क बनाने के लिए भी जो मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, एक एरिया का सीवरेज मुझे तो नहीं लगता कि अब इसके बाद जल्द कोई एक सड़क, एक गली भी आपको बनती बना सकेंगे। फिर वासा के तो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, किसी गली में सीवरेज नहीं है, किसी गली में पानी की लाइनें तब्दील होनी है, कहीं पे सीवरेज के मसले हैं, कहीं पे सीवरेज मिला पानी आ रहा है तो उनकी लाइनों को दोबारा से अलग-अलग करके नए सिरे से उनको बिछाना है। तो ये तो बहुत बुनियादी काम है जिसके अंदर आप रुक ही नहीं सकते। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास जो फंड्स मौजूद थे वो वासा को देने का वादा भी किया गया, डिप्टी कमिश्नर ने उसकी अप्रूवल भी दी, डिप्टी कमिश्नर ने उसको अलाउ किया, अलाउ करने के बाद जब सब कुछ हो गया, जब वासा ने उस पर काम शुरू कर दिया तो अचानक से आपने जो कहा कि अब तो फंड्स हमारे पास नहीं रहे, तो इन स्कीमों को अब आप रोकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप एक चीज़ मुझे ये बताएं कि एक समनाबाद का इलाका है, उसके अंदर सीवरेज लाइन इतनी ज़्यादा मुतासिर होगी कि उसने आपके पीने के पानी की पाइपों को भी डैमेज कर दिया। अब पानी जो लोगों को एट एंड सोर्स मिल रहा है वो आपको गंदा पानी मिल रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को महसूस भी नहीं होता, उनको नज़र भी नहीं आते कि उसके अंदर कितनी कंटेमिनेशन है। लोगों के पास इतनी इस्तादात नहीं है कि हर बंदा अपने घर के अंदर मोटर लगाए तो उसका बिजली का बिल अफोर्ड कर ले। तो आप डिपेंड कर रहे होते हैं उसी पानी पे, और वो पानी जब आपको नहीं मिलता तो आप उसके अंदर क्या करते हैं? यही बात तो उस दिन गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब ने भी कही कि हम तो साफ पीने का पानी फराहम करने के भी जो है पोजीशन में नहीं है, और ये सुर्ख फीते की नज़र हो रहे हैं सारे काम, ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो रहे हैं सारे काम। अब मुझे आपसे ये बता दें कि जहां दो सरकारी इदारे आपस में एक दूसरे को फंड्स दे के सरकारी तौर पे पानी की स्कीमें, सीवरेज की स्कीमें चलाने के काबिल नहीं है, तो बाकी आम बंदा क्या करेगा? जो वो बात कर रहे थे कि पूरे पंजाब को प्लान देना था, हमने पानी पहुंचाना था, उसमें लोगों की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन उसके अंदर पीएनडी ने और महकमे फाइनेंस ने रोड़े अटकाए हैं। तो यहाँ तो डिप्टी कमिश्नर और वासा एक पेज पे नहीं आ पा रहे एक प्रोजेक्ट में, जो दो पूरे इनलाइन लाहौर के इदारे हैं, आप तो पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं। तो ये मसाइल तो आपको सामने करने पड़ेंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ टाइम आप और मैं सफ़र करेंगे, एंड यूज़र सफ़र करेगा, हर पानी पीने वाला शहरी मुतासिर होगा और आपके लिए मसाइल बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और शहर लाहौर में हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि पानी के मसाइल आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा संगीन होने वाले हैं। इसके लिए जो है आप लोगों को पहले से ही तैयार और ये अल्लाह ताला मेहरबानी करता है कि बारिशें हो रही हैं, कंटिन्यूसली हो रही हैं। अभी प्री मानसून भी तकरीबन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ही बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, फिर मानसून आएगा, लेकिन आपके पास बारिशी पानी का स्टोरेज का सिस्टम किधर है? कोई सिस्टम ही नहीं आप सारा पानी जो है वो बहा के या तो रावी में फेंक देते हैं। इसके लिए हमेशा ये कहा जाता है तैयारी की जा रही है, मानसून से पहले आपने तैयारी कर ली है, आप बारिशी पानी को जो है वो स्टोर करेंगे। ये तैयारियां हमें हमेशा सिर्फ बातों की हद तक ही नजर आती है, किया तो कुछ नहीं जाता। ये देखें ना, लाहौर शहर में जितना पानी इस्तेमाल होता है, मैं समझता हूँ शायद उतना ही पानी आप जो बारिशी है वो ज़ाया करते हैं। बिल्कुल ऐसे आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आप उनको आम सीवरेज सिस्टम के अंदर ड्रेन आउट करते हैं, वो सीवर से मिल के साथ ही गंदे पानी के डिस्पोजल स्टेशंस के साथ होता हुआ वो इन द एंड वहाँ पे जहाँ पे ये सारा जाता है रावी के पास डिस्पोज ऑफ हो जाता है, और वो पानी ना किसी काम आता है ना कुछ आता है। बेशुमार तरीके हैं आपके पास, आप उसको कोई ऐसा चैनल दे दें कि वो डूंगी ग्राउंड की तरफ चला जाए, ग्राउंड के अंदर सीपेज हो जाए, वो जमीन के अंदर आपके वाटर लेवल को बेहतर करे। ग्रीन बेल्ट जबरदस्त जरिया है। आपके शहर में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे अपर एरियाज का पानी एक प्याले की सूरत में जमा होकर आता है, वो लक्ष्मी है, वो आपका लाहौर बोर्ड वाला जो लॉरेंस रोड है वो है, उसके अलावा हाई कोर्ट के पास है, वहाँ पे आप सॉकेट पिट्स बना सकते हैं। वो ऐसी पिट्स होती है कि उनके अंदर पानी जो है वो जमीन के नीचे इंजेक्ट होता है, और ये इतने कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, हमें इन पे मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपने मेरे को बचाना है, आपने इनका वाटर जो टेबल है उसको रिचार्ज करना है, और मेरा ख्याल है कि एमडी वासा तो अब थक गए हैं ये सारे प्रोजेक्ट पेश कर करके। पहले जो गवर्नमेंट थी पंजाब हुकूमत की, जो शहबाज शरीफ साहब की थी, वो ज़ेर ज़मीन मनसूबे पर तवज्जो ज़रा कम देते थे, और अब जो गवर्नमेंट है मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा अंडर ट्रेनिंग है, उनको भी समझने में, उनको जरूरत का एहसास करने में, वो जितनी देर तक समझेंगे उतनी देर तक ये पानी आपके सर से गुजर जाएगा। हुकूमत नई हुकूमत आने वाली हो जाएगी, और जो मौजूदा एमडी वासा जो पिट रहा है बेचारा वो रिटायर होने वाला हो जाएगा, और फिर एक सर्कल दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। सर्कल दोबारा चलेगा और हालात वहीं के वहीं रहेंगे, बल्कि मजीद खराब हो जाएंगे। अगली खबर की तरफ जाते हैं। जिले इंतजामिया खामोश है, मुनाफाखोर माफिया
बेलगाम है। अब ये चीज़ें मेरे ख्याल से हमें अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेनी चाहिए कि आपने अगर चीज़ें ख़रीदनी हैं, आपने महंगी ख़रीदनी है, आपने सरकारी निर्खनामा जहाँ कहीं पे भी लगा हुआ देखना है, उस पर कहीं पे आपको मल दरामद होता नजर नहीं आएगा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आदत बना लेनी चाहिए और हमें भी ये चीज़ अब डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं तो बल्कि एक और बात करना चाह रहा था कि हमें अब अक्सर ये बात शहरियों को अपने दिल में रख लेनी चाहिए, तमाम इदारों को समझ जानी चाहिए कि हमारे अमीर शहर जो है ना वो इंतहाई मसरूफ़ हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है जी, तो आप अपने तौर पे या पास करें या बर्दाश्त करें वाली कहावत पे अमल करें कि जी आप या महंगाई को बाईपास करके ख़रीद लें या फिर आप बर्दाश्त करके चुप करके चले जाएं। लेकिन आपके जो अमीर शहर हैं, आपके जो जिम्मेदारान हैं, माजी के अमीर शहरों की तरह, जो मैं पहले भी बात करता हूँ, मैं ये कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा ना, क्या आपने माजी में डिप्टी कमिश्नर्स को आपने काम करते नहीं देखा? क्या आपने कैप्टन उस्मान को, सुमैर अहमद सैयद को, उसके बाद नूरुल अमीन मेंगल को आपने जुनूनियों की तरह काम करते नहीं देखा? उनको क्या मजबूरी थी कि सुबह दफ्तर लगाते थे, दोपहर को फील्ड में होते थे, हमने मंडियों में भी देखा बोली के वक्त, दोपहर को फील्ड में होते थे, शाम को कैंप ऑफिस में होते थे और रात को फिर दौरे कर रहे होते थे और उसके बाद मीडिया को खुद डिफेंड कर रहे होते थे। अच्छा, मैंने तो ये भी मजे की चीज देखी है कि ना तो वो सिर्फ काम खुद करते थे, काम को करवाते भी थे, खुद फील्ड में मौजूद होते थे और मीडिया के सख्त सवालों के जवाब भी वो सारे खुद देते नजर आते थे। लेकिन अब की सिचुएशन में, अब के जो हालात हैं उसमें आपको कुछ लोग गायब होते नजर आएंगे, कुछ लोग वैसे ही नजर नहीं आएंगे, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि शहर में क्या चल रहा है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है। अभी के हालात के मुताबिक मुझे लगता है कि इन लोगों के अपने हाथ में कुछ नहीं है, इनकी अपनी पावर कुछ नहीं है, या तो ये कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। इनकी पावर्स हैं जो कानून के अंदर डिप्टी कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर की, कमिश्नर हॉट डिवीजन की, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर की जो पावर्स हैं वो तो हैं। फैसला आपने करना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपने उसको इस्तेमाल कहाँ करना है। लेकिन इस गवर्नमेंट को मैंने ये देखा है कि इस गवर्नमेंट में जो अफसरान हैं वो ऊपर देख रहे हैं कि जो सियासी आका कह रहे हैं उनको वो वही कर रहे हैं। उस पे आपने सिर्फ जो है जहाँ पे जरूरत वक्त की है, जहाँ पे आप समझते हैं कि जी मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा मिलेगी, आप वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप कोरोना के काम कर रहे हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पूरी मशीनरी कोरोना के पीछे चल गई है। इवन कि जितने आपके पास वसाइल थे, डेंगू के, पोलियो के, जितने भी टीम थी, वर्किंग थी, आपने वो भी झोंक दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी अपनी प्रेजेंस, आपकी अपनी विल, आपकी अपनी गवर्नेंस, आपके अपने डिसीजंस वो कहाँ है? कहीं नजर माजी में तो यही लोग जो शहर को चलाते थे, जो रिजल्ट्स देते थे वुज़रा को, वुज़रा आला को, वही लोग थे, फैसला करते थे, वही लोग तजवीज़ करते थे, उन्हीं के प्रपोजल हम रिपोर्ट करते थे मीडिया में और वही आगे अप्रूव होके आते थे। यहाँ पे तो फैसला साजी का तो फुकदान है ही है, यहाँ पे तो अब तजवीज़ करने की पोजीशन में भी नहीं रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। दुर्निया एक खबर मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, अभी मेरी आंखों के सामने से खबर गुजरी है। हम बात करते हैं गंदम का स्टॉक खत्म हुआ। अली रामे की खबर है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ 38,000 टन गंदम बरामद की गई है। एक तरफ आप ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ देखें, आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो खुलेआम फिर रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जब आपको हालात ख़राब होते नजर आ रहे हैं। अच्छा देखिए, यही तो बात है, सिस्टम में क्या खूबसूरती से ये जब आए थे तो उन्होंने कहा था जी हम सिस्टम बनाएंगे, हम सिस्टम में पकड़ेंगे लोगों को, हम सब कुछ करेंगे। मान लिया जी, बहुत अच्छी आपकी नीयत थी, आपने अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया, लेकिन आपके सामने गंदम काटी भी गई, गंदम की छांट भी हो गई, गंदम बोरियों में भरी गई, गंदम की इतनी बड़ी क्वांटिटी की बोरियां कहीं पे तरसील भी कर दी गई और आपको किसी को कुछ पता नहीं है, आपको नहीं पता था। ठीक है जी, फिर मुखबरी हुई, किसी ने क्या इन्फॉर्म किया होगा, क्या बात हुई होगी, किसी उसी वेयर हाउस के जो मालिक था उसके मुखालिफ नहीं डेफिनेटली इनको बताया होगा। इनको तो ये भी मुखबरी नहीं होगी कि किस घर के अंदर, किस हॉल के अंदर, किस गोदाम के अंदर क्या है। वहाँ पे आपने करके उसके बाद आपने मीडिया का हिस्सा बना लिया जी कि ये देखिए हमने तो बड़ी कार्रवाई की है। और हमारे जो सूबाई वजीर हैं जो नुमान नगरियाल साहब, वो तो खुद एक ऐसे इलाके से, एक ऐसे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे किसान ही किसान है। मतलब कि वो लाहौर शहर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिस्सा नहीं है, वो तो एक साहिवाल जो जरखेज इलाका है उसके मिनिस्टर हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। उनको तो पूरे पंजाब की जितनी भी काश्तकारों की और उनकी फसलों की ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन अगर एक मिनिस्टर को ये नहीं पता कि गंदम कितनी निकली, कितनी काश्त हुई, कहाँ गई, किधर चली गई, क्या तो पता अब ये उनको पता वाकई नहीं है या फिर वो पता रखना नहीं चाह रहे। अगर उनको पता होगा फिर कमीशन बनेगा और कमीशन जो है वो बिला फैसला जो है ना वो आप बिल्कुल आपने सही कहा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। ऐसे ही है। दुर्निया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, इसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंसानी रवैयों की जिनका मुझे भी पता है कि शायद मैं भी उन रवैयों का हिस्सा हूं, लेकिन मैं वो चीज़ मानने को तैयार नहीं हूं। हम दूसरों को ज़रूर उस चीज़ पे तनकीद का निशाना बना देते हैं, लेकिन ख़ुद भी वो काम करते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हमारे रवैये तब्दील होने पे नहीं आ रहे? क्यों ऐसी चीज़ें जिससे हमारी दीन और दुनिया दोनों चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जिसका हमें पता भी है कि हमें अभी भी नुकसान होगा, बाद में भी नुकसान होगा, हमें किसी तरह से इसका फ़ायदा नहीं है, पर हम वो चीज़ें करते चले जाते हैं। उसके पीछे, उसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या होते हैं, हमारी जहनी कंडीशन क्या होती है, आया हम क्या सोच रहे होते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक आज का जो हमारा होगा वो है ग़ीबत, हसद और बुग़्ज़। ये वो कैफियत हैं जो कि हम देखते हैं कि हर दूसरे बंदे में है, शायद मेरे अंदर है, शायद हम समटाइम बैठ के किसी की बातें कर रहे होते हैं और हम उस चीज़ को बड़ा एंजॉय भी कर रहे होते हैं, हंस खेल भी रहे होते हैं, और हम ये कह रहे होते हैं कि ओहो ये हम ग़ीबत नहीं कर रहे थे, ये तो डिस्कशन हो रही थी। ये वो रवैये हैं जो समटाइम हम अपनी चीज़ें जब कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हम भी उसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हमारा जो मज़हब है वो भी इजाज़त नहीं देता है। इससे दूसरों को नुकसान पहुँचता है, अपने आप को नुकसान पहुँचता है, आप अपनी दीन और दुनिया दोनों ख़राब करते हैं। इस माह मुबारक में ये चीज़ें जो हैं जिसकी हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए, बार बार, ना सिर्फ माह मुबारक में बल्कि हमेशा इन चीज़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि आया जो बंदा इसका बहुत ज़्यादा शिकार रहता है उसकी ज़हनी कैफियत क्या होती है, उसको तब्दील किस तरह से किया जा सकता है। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, कासिम अली शाह साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का टॉपिक मैंने बताया जैसे कि हम डिस्कस करने वाले ग़ीबत, हसद और बुग़्ज़ है। ये वो कैफियत हैं जो कि मेरे ख्याल से अब हर दूसरे बंदे में पाई जाती हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। उसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, इसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव तो कुछ दूसरी राय नहीं है, उस पर बेशुमार हदीस हैं, कुरान की आयात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। मैं उसकी तरफ इसलिए बाद में आता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो लोगों को नहीं पता, कुछ ऑब्वियस चीज़ें मैं इनको भी शामिल साथ फिर कर लूँगा। गुजारिश ये है कि बड़ी दुनिया जो ग़ीबत करती है, हसद या कीना, दरअसल ये उनकी पर्सनैलिटी की वीकनेस होती है। वो अपनी इनसिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। मिसाल लीजिए, कोई आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है कि इससे मैं तो पीछे जा रहा हूँ, यानी ये आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे जा रहा हूँ। अपनी इस इनसिक्योरिटी को और अपनी इस कमी को मुकम्मल करने के लिए आप उसके खिलाफ को प्रोपेगेंडा करते हैं, हसद का इजहार करते हैं, बाज़ औक़ात इल्ज़ाम लगा देते हैं। बाज़ औक़ात एक बड़ा कॉमन है, ये तो कोई टीवी प्रोग्राम ने डिस्कस कर लिया, इसलिए ये पॉइंट मैं जरूर रेज करूंगा। बड़ी दुनिया आपके साथ काम करती है, आपके अंडर या आपकी कुलीग रह के, बाद में जाने के बाद किसी और जगह पे वो आपका सारा इमेज तबाह करते हैं, वो लॉबी करते हैं, लॉबिंग करते हैं, वो आपके खिलाफ कई लोगों को उकसाते हैं, वो शरारतें करते हैं। इसमें बड़ी मिसालें हैं, लेकिन अच्छा, मिसालें तो बड़ी हैं, लेकिन मैं तो इतनी हैरान हूँ इस चीज़ पे कि अगर आप लेट्स सपोज ऑफिस ही आ रहे हैं, आप हर रोज 10 लोगों से मिल रहे हैं, आपको वहमो गुमान में भी नहीं है कि उन 10 लोगों में से 8 लोग आपके खिलाफ हैं, जो कि आपके साथ मुंह पे बहुत अच्छा बन के बैठ के बातें कर रहे हैं। अच्छा अन्ना, ये बहुत बढ़ गया है। आप देखो इस पाकिस्तानी माशरे में ये हर जगह, यानी मैं इदारों के नाम लूं तो मतलब आप परेशान हो जाओगे। आप रिश्तेदारों में बात कर लें, आपके फैमिलीज में ये चीज़ फैमिली, ऑफिस, सोसाइटी, मोहल्लेदारी, आपका सोशल सर्कल, बिल्कुल, आपका दोस्तों का उठना बैठना, आप कहीं आते जाते हैं, आपकी कहीं किसी मार्केट में प्रेजेंस होती है, बड़ी तादाद ऐसी है जो बदगुमान है, बड़ी तादाद हसद करती है, बुग़्ज़ करती है, कीना रखती है। ये बढ़ा क्यों है? बिल्कुल, इसकी वजह जवाब मिलेगा रिलीजन में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, एक शख्स में दिल में दो चीजें इकट्ठी हो ही नहीं सकती, एक ईमान और दूसरा हसद। अच्छा। एक चीज होगी, अगर ईमान है, ईमान के होते हसद नहीं हो सकता, हसद है तो फिर ईमान नहीं होगा। हसद का मतलब ये है, वो हज़रत अली करमला वजह से किसी ने पूछा हसद क्या है, आपने कहा अल्लाह की तकसीम पे राजी ना होना। नसीब है, अल्लाह ने नसीब बनाए, हर एक का अपना नसीब है। और हकीकत में बंदा अपने नसीब को देखे तो रश करता है कि सुभान अल्लाह, यार मैं कहां से उठाऊं, मेरे साथ कितने स्कूल में थे, कितने कॉलेज में थे, कितने यूनिवर्सिटी में थे, कितने खानदान में थे, मुझ जैसे कितने थे। कुदरत ने मुझे वहां से उठा के आज जहां खड़ा किया। मैं अगर अपने
नसीब को मुआवजा अपने कल से करूं, आज से कल देखूं, तो पता लगेगा मेरे पास शुक्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल आपने सही लेकिन जब आप अपने नसीब को कंपेयर करते हो किसी दूसरे के साथ, अब उसमें आपकी गलतफहमी क्या होती है, बाज़ औक़ात ना जो आप देख रहे हो वो हकीकत नहीं होती। यानी हमें बंदा मिलता है मुकम्मल। अब मिसाल मैं देता हूँ, इस वक्त टीवी पे हमें देख रहे हैं लोग, वो कहेंगे क्या बात है जी, अन्ना की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कासिम अली शाह कितना परफेक्ट बैठा हुआ है, टाई कितनी अच्छी लग रही है, इसके तो कोई मसले नहीं होंगे। हर बंदा अपनी जिंदगी में अच्छा और बुरा साथ लेके चलता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक मूवी थी, उसका नाम था एपिकलिप्टो। एपिकलिप्टो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, और उस मूवी में मुझे याद है कि कहीं उसमें एक सीन था, वो सीन ये था कि जो हीरो है उसको तीर लगा है, वो तीर को निकालने की कोशिश करता, नहीं निकलता, वो तोड़ता है, तोड़ने के बाद वो भागता है। अच्छा। और वो भागता है तो पीछे जो उसको पकड़ने वाले वो भाग रहे हैं। अच्छा। वो जो सीन है जिसमें तीर लगा है और वो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली जहां पर कुएं में गिरी है, मुझे लगता है हर बंदे को एक तीर लगा हुआ है, हर बंदा उस तीर, मसले के तीर के साथ चल रहा है। और हमें जब तक अगले के पांव पे खड़े ना हो, अगले की जगह आके ना देखें, हमें हमदर्दी महसूस नहीं होती। दुनिया में सबसे खूबसूरत जो जज्बा है ना, वो है आप अपने मसले को अपने और अपने रब के बीच में रखें। अच्छा, लोगों को ना बड़ा अच्छा लगता है रोता धोता बंदा, गिले शिकवे, मजलूम, अपना आप बताते रहना सेल्फ पिटी की शक्ल में, यार बड़े मसले ने, देखो अम्मी बीमार है हूं, मैं भी बीमार हूं। अच्छा, इस तरह का बंदा बड़ा सूटेबल है, क्योंकि उनकी ना तकलीफ कम हो जाती है। वो कहते हैं चलो यार कोई नहीं, हमें अगर है तकलीफ तो इसको भी तकलीफ कोई ना कोई हो रही है। लेकिन जब भी कोई ऐसा बंदा जो पैक्ड है, जो अपने मसले बयान नहीं करता, जो गिले नहीं करता, शिकवे नहीं करता, बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है? ए बड्डा आया, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमें पहले समझ लेना है कि ये आपके ईमान की कमजोरी, ये आपकी साइकोलॉजी में बाकायदा आपकी पर्सनैलिटी की वीकनेस, ये आपकी जात की कमी है कि आप में कीना, बुग़्ज़ और ये सारी बीमारियां पाई जाती हैं। अब ये देखिए दीन क्या कहता है, दीन कहता है अगर किसी में हसद है उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। यानी जिससे हसद वो कर रहा है, हसद करने वाले की नेकियां उसको मिल जाएंगी जिससे वो हसद कर रहा है। क्यों? ये बड़ी सजा है कि एफर्ट आप करें, मिसाल लें तनख्वाह आपकी किसी और को दे दी जाए, कितनी तकलीफ आपको होगी। तो आप सोचें इतनी बड़ी सजा क्यों मिलेगी? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जब आप हसद करते हैं, दरअसल आप एक और जुर्म कर रहे हैं। वो जुर्म क्या है? यानी आप अल्लाह की तकसीम पे राजी होने के साथ, ना राजी होने के साथ साथ एक और जुर्म ये कर रहे हैं, आप अपने माइंड की एनर्जी को जो अल्लाह ने आपको दी थी, देखिए अल्लाह आपको कहीं तोहफे देता है, आपको एहसास नहीं है, सांस का तोहफा है, वक्त का तोहफा है, एनर्जी का तोहफा है, आपके बॉडी में एनर्जी है, आपके इमोशंस में एनर्जी है, आपके माइंड में एनर्जी है, आपके जिस्म में एनर्जी है। ये सारी एनर्जीज जो आपको मिली हैं, ये आपके लिए मिली हैं। बिल्कुल सही कहा। ये खैर के लिए मिली हैं, ये शर के लिए नहीं मिली, ये डैमेज करने के लिए नहीं मिली। तो जब आप हसद करते हो, कीना करते हो, बुग़्ज़ करते हो, तो दरअसल आप अपनी एनर्जीज को मनफी इस्तेमाल करते, वेस्ट कर देते हैं, आप जाया करते हो। यानी आप देखो जितनी एनर्जी किसी के साथ कीना, बुग़्ज़ या हसद पे कोई लगा रहा है, मैं चैलेंज करता हूं इतनी एनर्जी अपने आप पे लगा लेना, वो तरक्की कर जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि जो मैंने रवैये बात की कि आपके चेंज होने पे नहीं आ रहे, अब इसमें हमारी फैमिली का कितना रोल है? हम अपने घर में बड़ों को भी यही चीज़ें करते हुए देखते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। बड़े भी घर में बैठ के फैमिली के किसी मेंबर की बात कर रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप में डेवलप हो जाती हैं और आपकी शख्सियत का हिस्सा बनती जाती हैं, और इन दी एंड जब आप बाहर निकलते हैं घर से, ये चीज़ें फिर नुकसान भी आपको पहुंचाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, इसमें देखिए कि कोई शक नहीं है कि जिस तरह से विरासत बड़ों से बच्चों में चली जाती है, मेरा फलसफा यह है कि आदतों की विरासत भी बड़ों से बच्चों में जाती है। मैंने कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके बच्चे अफसर नहीं है, वही वाली अकड़ मैंने बच्चों में देखी है, यानी गलतफहमी उनमें देखी है। कईयों में मैंने कॉम्प्लेक्स देखे हैं बड़ों में, वही कॉम्प्लेक्स बच्चों में भी देखे हैं। ये यानी बड़ों की विरासत, आदात की, अतवार की, नजरिए की, सोच की, फलसफे की विरासत जाती है। एक बात यहां पर ऐड करूंगा, दरअसल हसद इंसान के अंदर जिबिल्लतन होता है। इसकी मिसाल ले लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, बड़ा बच्चा, उसके बाद छोटा आए ना, तो डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और बड़े जो नानी है, दादी है, बड़े बूढ़े, वो कहते हैं इन्हें बचा के रखना है। ऐसे ही है। अच्छा, हालांकि बड़ा 1.5 साल 2 साल का होता है, छोटा काका होता है, वो कहते हैं बचा के रखना, मारेगा नहीं। और ऐसा होता है, इसके बच्चे उससे पूछिए, ऐसा होता है। वजह क्या है? वो जो बड़ा बच्चा है वो कहता है मेरी पोजीशन ले ली, मेरी पोजीशन ले ली। बिल्कुल, सारे आ रहे हैं, सलामी उसको दे रहे हैं, उसको वो मेरा काका कर रहे हैं। तो अब जरा सोचें कि उस बेचारे के दिल पे क्या बीत रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस उम्र में भी अपने हसद का इजहार करता है, अपने अंदर जो गुस्सा आ रहा है उसका इजहार करता है, लेकिन
असल में दीन क्या है? दीन आपको सिखाता है कि आप में जिबिल्लतन भी कोई चीज है, आदतन बाय जीन्स भी है, उसको कंट्रोल करें। बिल्कुल जब आप कंट्रोल करते हैं इसका सवाब है, यानी आपका जो सेल्फ कंट्रोल है उसका सवाब है। मैं निगाह किसी पे करूं, वो निगाह अगर गलत जा रही है, गुनाह है, अगर मैं कंट्रोल करूं इसका मतलब मुझे सवाब हो गया कि मैंने अपना में हया रखी। होता ये है कि वो आपका हसद, आपका कीना, आपका बोझ जो आपको माहौल से मिला, आपको कल्चर से मिला, आपको जीन से मिला, आपको पैदाइशी मिला, आपको घर से मिला, आप पे लाजिम है कि समझें बिल्कुल ये मैं अपने साथ जुल्म कर रहा हूं, बिल्कुल मुझे इसको छोड़ना है। एक केस स्टडी बताना चाहूंगा, छोटा सा, इजाजत जरूर। बाज़ औक़ात एक बंदा मुख्तलिफ तरह की कोशिशें करता है। इंसान के पास ना जब वो पैदा होता है ना, ये बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, फलसफा बड़ा मुश्किल है, मेरे सुनने वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल है ये मॉडर्न फलसफा। जब पैदा होता है तो एस्पिरेशंस, इसे कहते हैं ख्वाहिशात और आरज़ुएं, इतनी ज्यादा जब पैदा होता है, क्योंकि महरूमी है ना, आप पैदा हुए तो गाड़ी साथ नहीं आई थी, बिल्कुल ऐसे आपने कहा गाड़ी लूंगी, घर लूंगी, पोजीशन, सिटी 42, अब चीजें लिस्ट बनाओगे ना, अच्छा फिर वो अचीव होनी शुरू हो जाती है। अच्छा आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपकी कैपेसिटीज भी बढ़ती जाती है, कैपेबिलिटीज भी बढ़ती है। ऐसे ही बाज़ औक़ात आपकी एस्पिरेशन, क्योंकि और भी बढ़ रही है, एस्पिरेशन का कमाल, ये एस्पिरेशन के बच्चे का नाम भी एस्पिरेशन है। ख्वाहिश जो पैदा करती है वो भी ख्वाहिश ही होती है। ख्वाहिशें बढ़ती हैं, बढ़ते बढ़ते इंसान कभी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा अब वो ख्वाहिशें बढ़ती रही, आपकी कैपेसिटीज बाज़ औक़ात उस तरह तैयार नहीं होती। जब तैयार इंसान नहीं होता, बाज़ ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं, वो अधूरी ख्वाहिशें भी हसद पैदा करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। यानी आप चाहते तो हैं कि मेरा गाल लाल हो, कुदरती नहीं है, आप थप्पड़ मारते हैं बिल्कुल कि लाल हो जाए, लेकिन लाल नहीं हो रहा। बड़ी दुनिया ऐसी है, वो मुख्तलिफ तरह की ख्वाहिशें अपनी कैपेसिटी को और कैपेबिलिटी को देखे बगैर बनाते हैं। ये ज्यादातर होता है 35-40 की उम्र में, ये भी बता दूं आपको। अच्छा ज्यादा खतरनाक हसद जो है ना प्रोफेशनल्स का होता है, ये 35, 40, 45। इसीलिए बाज जो बॉस है ना वो काबिल बंदे को बर्दाश्त नहीं करते। बॉस की उम्र होती है 45, 47, 48 या 50। जूनियर जो उसका होता है सबऑर्डिनेट मिडिल मैनेजमेंट का बंदा, उसकी उम्र होती है 25, 26। वो यंग ब्लड होता है, वो यूनिवर्सिटी से नए MBA करके आया होता है, वो डिग्री लेके आया होता है, या उसको ज्यादा अच्छा, उसमें एनर्जी ज्यादा, वो जगह बनाना चाहता है अपनी। तो वो क्या करते हैं, वो उस पे कोई ना कोई हद लगाते हैं, वो उस पे इल्जाम लगाते हैं, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि बड़े से बर्दाश्त नहीं होता कल का बच्चा वो मुझे कुछ कहे या वो मुझे डायरेक्शन दे। तो ये बॉस मैनेजमेंट भी एक टॉपिक है, इस पे हमने टीवी प्रोग्राम कभी करना है। अब उस बंदे की जो कैपेसिटीज नहीं है, जब वो नहीं है, वो ट्राई करेगा ये हो जाऊं, ये हो जाऊं। जब हर जगह से नाकामी मिलेगी या वो म्यारी कामयाबी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, तो नतीजे के तौर पे वो हासिद हो जाएगा। ऐसे लोगों में तकब्बुर, हसद की कुछ साइड प्रोडक्ट है तकब्बुर। हसद असल में बीमारियों की माँ है। ईमान गया, सेहत खराब, ऐसा बंदा एंजाइटी का जल्दी मरीज होता है, दिल का मरीज भी हर टाइम आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैंने अब इसके बाद क्या करना है। तकरीब कारी सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आप तो ऐसा सोच रहे। इस्लाम क्या है, इस्लाम को समझने के लिए बुनियादी एक फलसफा समझ लें, वो क्या, अस्सलाम वालेकुम। क्यों है, पहले आप पे सलामती आप तो इब्तिदा करते हो। इस्लाम है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, आप दूसरे पे सलामती बेचते हैं, खैर की दुआ देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो जिस बंदे के अंदर आपके लिए सलामती की दुआ ही नहीं है, वो हसद करेगा। अच्छा रस्मन सारा कुछ करेगा, आप बड़े मोहतरम हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आप मेरे भाई हैं। अच्छा मैं यही रवैया डिस्कस करने वाली थी। अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि जो आपके साथ बहुत ज्यादा मुंह पे मीठा होता है वो उतना ही बड़ा आपका दुश्मन होता है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या बात होती है? क्योंकि एक्चुअली इसके नतीजे हमने कभी देखे भी हैं कि वही बंदा आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जो आपके बहुत ज्यादा करीब होता है। इस पे हम बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि बार बार लोग ये कहते हैं जो सबसे ज्यादा आपके करीब होता है सबसे ज्यादा नुकसान भी आपको वही पहुंचा सकता है। कासिम अली शाह साहब क्या कहेंगे? देखिए होता क्या है, एक हज़रत अली का ही जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला है। आप फरमाते हैं कि जिस पे एहसान किया उसके वार से शर से बचो। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी शर से बचो, उसके वार से बचो। कभी आपने सोचा क्यों इसके पीछे इतना बड़ा इंसानी नफ्सियात का एक असूल पिन्हा है जिसको जरूर बयान करना चाहिए। यानी लोग इसको कोट तो करते हैं, दरअसल जिस पे आप एहसान कर रहे होते हैं ना, उससे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है मेरे साथ बुरा कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अच्छा मैंने कभी सोचा, एक दिन मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा कि ये जो मच्छर है ये जब काटता है आपको पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है तो आप कहते हो काट लिया। उनका सर जी मच्छर काटने से पहले
वो अपना लुआब लगाता है, अच्छा। जिससे वो जगह सुन हो जाती है। वो सुन होती है तो उसके बाद वो डंग मारता है, नहीं तो आपको वो इतनी दर्द हो कि आप फौरन उसको मार दें। ये कुदरत ने उसके अंदर एक मैकेनिज्म रखा है डंग मारने से पहले सुन करने का, जिससे पे आपने एहसान किया है, आप ज़हनी तौर पे सुन हो चुके होते, बिल्कुल ऐसे आप कहते हो ये कर ही नहीं सकता। और वो बंदा जिस पे एहसान किया है, ये अना बड़ा कॉमन है, जिस पे आपने एहसान किया होता है ना, उसको अपना हक समझ बैठता है। आप किसी को उधार मोटरसाइकिल दे दो, बिल्कुल ऐसे 10 दिन बाद लेनी है, उसका दिल नहीं करेगा, उसके कलेजे को हाथ पड़ेगा, वो कहेगा मेरी मोटरसाइकिल 2 बारी तो मैं तो आई है, और तू तो आई है, तेरी है नहीं है। वो जिस पे एहसान किया उसके वार से बचो। क्यों? मोहतात होना। बिल्कुल सही। दीन आपको शक नहीं सिखाता, लेकिन एहतियात का नाम दीन है। आप मुकम्मल मोहतात रहो और एक्सपेक्ट ना करो। अच्छा, एक ये भी वजह है इस जुमले के पीछे, देखिए विजडम, आज मतलब मेरा ख्याल है हज़रत अली करमला वजह की शहादत का आज या कल में दिन भी है। बिल्कुल, कल हमें ये भी याद रखना चाहिए, विजडम के शहर का दरवाजा। बिल्कुल। वो क्या फरमा रहे हैं, जिस पे एहसान के उसके शर से बचो। बिल्कुल। क्यों कह रहे हैं? एक और वजह भी है, कहीं तुम एक्सपेक्ट कर लो उससे, हालांकि तुम्हारे एहसान का बदला तो अल्लाह ने देना था। बिल्कुल, आपने सही यानी बंदे से उम्मीद लगाना आप डिस्करेज कर रहे हैं कि एहसान करके इसका सिला फिर अल्लाह से, अल्लाह ताला से आप अल्लाह से मांगोगे। जब आप बंदे से मांगोगे तो दूर दूर ही है, फिर आपको डैमेज मिलेगा। सो बेहतर क्या है, अल्लाह से एक्सपेक्ट करो। तो आपकी जिंदगी में अपनों से क्योंकि उम्मीद नहीं होती, यार ये डैमेज कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा। एक और वजह ये भी, आप इमोशनली अपनों से अटैच होते हो, तो उनका थोड़ा सा भी अगर आपको तकलीफ मिलती है, वो तकलीफ बहुत बड़ी लगती है। यार ये मुझे जानता है, ये मेरा अपना है, ये मेरी पोजीशन से वाकिफ, मेरी मजबूरियों से वाकिफ है, ये इस तरह कर रहा है। बिल्कुल, आपने ज्यादा होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और सम टाइम जब आप सोचते भी नहीं है, हमने बहुत सारे लोगों को इससे बहुत बड़े ट्रॉमा में भी जाते हुए देखा है। लोग इस तरह की कंडीशन में चले जाते हैं कि जो उनके बहुत ज्यादा करीब होते हैं वही उनको स्टेज पे लाके खड़ा कर देते हैं कि लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरी पनाह मांगो हसद करने वालों से, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये इतना बड़ा तारीख का वाक़या है जिसपे हमारे जो उल्मा हैं उनके मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यानी हमारा कह लीजिए तशरीह करने वाले, तफसीर बयान करने वाले, कि हजूर की ज़ात ग्रामी से भी जादू गुजरा, यानी ये कहा, अदब से हम कहते हैं। और आपने इसलिए कि उम्मती कल को अगर इसको फेस करें तो ये 2 सूरतें आ गई, सूरत फलक, सूरत नास, ये पढ़ लीजिए, आपकी तकलीफ खत्म होगी। और इसमें है कि जो हसद है, हसदों से पनाह मांगी अल्लाह की पनाह कि यार रब्बुल इज्जत मुझे तेरी पनाह चाहिए। ये नहीं होता ना, बंदा कहीं से भागा हुआ है तो किसी के दरवाजे खुले पे पनाह मांग लेता है कि तू मुझे जगह दे दे, मुझे बचा ले इससे। और वो है सामने कौन? हासिद है। क्यों? एक बात याद रखिएगा, जो हासिद है वो आपको मार भी सकता है। अच्छा, यानी हसद से क्राइम कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। बाज औकात हसद करने वाला इतना बदतरीन आपके लिए सोच रहा होता है, उसकी तमन्ना होती है तू मर जा, बिल्कुल, तू तेरी फना क्यों नहीं होता, तू तबाह क्यों नहीं होता, तेरे से छीन क्यों। हसद का मतलब ये है कि जो आपके पास मकाम या चीजें हैं वो कहते हैं छीन जाएं, इसे ये क्यों मिली, उसके पास इतनी तकलीफ होती है और उसकी वाइब्स इतनी नेगेटिव होती हैं। यानी आप देखिए ना कि एक बंदे के पास तमन्ना है बिल्कुल आपको फना करने की। बिल्कुल। अब आगे दर्जे हैं, मैं इसको तकसीम करता हूँ। कुछ लोगों के पास ये हसद होता है, ऊपर से मीठे मीठे रहते हैं, बिल्कुल, जुरत नहीं होती। अच्छा, कुछ लोगों के पास हसद होता है आपके अंदर, ये खानदान में आपको बड़े कॉमन मिलेंगे। ये मैं फिर आप ब्रेक में कह रहा था कि ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये किताबों से पढ़ के मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये जब तक जिंदगी के तजुर्बे आपको नहीं होते, आप अपनी चीजें देखते हैं तो आपको ये पता चलता है। ऐसे ही है। तो दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिनमें हसद होता है, वो आप मुंह बनाते हैं सिर्फ, वो आपको देख के मुंह उधर कर लेंगे, आप सलाम करेंगे जवाब नहीं देंगे, हूं कर देंगे, और वो अवॉइड करेंगे वो। अच्छा, फिर एक और दर्जा है बैक बाइटिंग करने का, यानी अब बोले भी तो क्या किया, लॉबिंग शुरू कर दी, बुरा भला अफवाहें मशहूर करनी शुरू कर दी। फिर अगला दर्जा है, यानी ये वो है जो जुबान से आगे निकल गया, वो आपसे लड़ने की कोशिश करेगा, वो कहीं पर सरेआम आपके ऊपर कोई हमला करेगा, अटैक करेगा। ऐसी शादियों ब्याहों पे ऐसी, आप तो ज्यादा वाकिफ है, ऐसी आंटियां होती हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनका काम ही होता है वो ऐसी को बात लगा देते हैं जिससे आप आग बगोला। और वो ये चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं करके ये चीजें करते हैं, आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए और वो बटन दबाएं आपका मूड ऑफ हो जाए। अच्छा, अगला दर्जा है, अगले दर्जे में ऐसा बंदा फिजिकली हो सकता है। बिल्कुल, यानी वो या साजिश के जरिए या अपनी कोशिश से
वो आपके मुखालिफ को ढूंढेगा, उसको कहेगा कि यार हमला करो, मैं आपको सबूत देता हूँ, मैं आपको टेप्स देता हूँ, मैं चीजें ला। ये देखो, ये सारी हसद की शक्लें हैं कि बंदा खुद कर नहीं सका और नतीजे के तौर पे उसने क्या किया, उसने इन सारी स्ट्रेटजीज को। सो हसद करने वाले में हर तरह की मकारियां पाई जाती हैं। वो स्ट्रेटजीज बनाता है, वो अपने सारी एनर्जी, सारा दिमाग, वो आपकी टीम के किसी बंदे को बुला लेगा, वो कहेगा आओ चाय पीते हैं। अच्छा, वो चाय पीने के बहाने वो आपकी बदियां करेगा और वो कहेगा और शक में डालेगा। ये दुनिया का बदतरीन अमल ये है कि रिश्तों में शक डाला जाए। कितना आसान है किसी के दिमाग में। ये फैमिली में भी होता है, घरों में भी होता है। कई ऐसी औरतें हैं, मैं काउंसलर के तौर पे बता रहा हूँ, जो कहती हैं कि मेरी कुलीग ने मुझे मेरे हामंद के बारे में कुछ कहना शुरू कर दिया, मेरी नंद ने, मेरी जेठानी ने, उसने कहा कि तेरा किंजदा बंदा है, ये 8 बजे क्यों आंदा है, भाई तेरा की मसला है। ए जी कल केले लेके अद्धे दर्जन क्यों लेके आंदा है। अच्छा, वो नतीजा क्या है, वो शक में डालना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो साथ इसी सूरत में है जो वसवसे डालते हैं, उनसे भी पनाह मांगी गई। वसवसा डालने वाले का काम है शक देना। बिल्कुल। और एक बात याद रखिएगा, रिश्तों की दरार उसकी इब्तिदा शक है। बिल्कुल। दुनिया में किसी भी काम अगर रास्ते में उड़ाना है, किसी को तबाह करना है, रास्ते से हटाना है, शक में डाल। शक एक ऐसी चीज है, वसवसा एक ऐसी चीज है जो सारी एनर्जी को, समझ लीजिए बड़ा सा पानी का पूल है जिसमें पानी गिराया जा रहा है, नीचे सुराख है, पेंदे में से सारा निकल जाता है। वसवसा आपकी सारी एनर्जी को छीन लेता है। सो आपकी जिंदगी में आपको तरह तलाश करने चाहिए कौन से लोग हैं जो मेरे कान भरते हैं, कौन से लोग हैं जो शिकायती हैं। वैसे शिकायती टट्टू कहा जाता है पंजाबी में, उसके बगैर अधूरी रह जाएगी बात। जो कानों में आके बातें करते हैं, जो लॉबी करते हैं। फिर ऐसे लोग, आप अपनी टीम को भी समझाएं, अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को, यार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका काम क्या है, जो देखें। एक बड़ी एक मिसाल देना चाहूंगा, मेरे पास अब बातें इसमें इतनी है। अगर एक गडरिया कहते हैं जो भेड़ों को चला, गडरिया भेड़ों को लेके जा रहा है, आप जानते हैं उसको उनके खिलाने पिलाने के अलावा सबसे अहम काम क्या करना होता है? क्या? देखिए, एक हदीस है, हर शख्स गडरिया है, उसके रेवड़ का हिसाब अल्लाह ने उससे लेना है। बिल्कुल। क्यों? भेड़िए फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं पर पीछे से एक भेड़ पे भेड़िया हमला करेगा और उस भेड़ को खा जाएगा। कहीं भेड़ खाई में ना गिर जाए, वसवसे की खाई में, कहीं हासिद पीछे से आए एक भेड़ को खा जाए। तो जिनकी टीम्स हैं, जो लीडर्स हैं, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो खुदारा अपनी टीम को फैमिली समझें, उनको ऑन करें, उनकी कोचिंग करें, उनको बचाएं ऐसे लोगों से जो उनका दिमाग खराब करते हैं, जो उनको शक में डालते हैं, जो उनके मुस्तकबिल को देखें। दुनिया का जुल्म एक और भी ये भी है, किसी के मुस्तकबिल को उसके दिमाग में डालना तेरा की बनना, ऐसे ही है। कितना आसान है। ओ भाई, अगर आज राज़िक है, रब ने आज का दिन दिया, तो कल का भी अल्लाह ने प्लान किया होगा। नसीब की छतरी खुलती है, रास्ते खुलते हैं। पॉजिटिव बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं। मनफी बंदा, एक बात बताऊं, दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान वो है जो अपने दोस्तों को भी गवा दे, जो मोहब्बत करने वालों को गवा दे, जो वेल विशर्स को गवा दे। और हासिद में ये मुकम्मल ये क्वालिटी पाई जाती है, वो काबिल लोगों को, मुखलस लोगों को, अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी में, और वो अकेला होकर रह जाता है। हमने बहुत सारी इसकी मिसालें भी देखी हैं। नजरे बद का क्या ताल्लुक है हसद के साथ? हम कहते हैं कि अच्छा उसको तो नजरें खा गई, उसको तो नजर लग गई। ये चीजें बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। मुझे बताइएगा इसमें कितनी हकीकत होती है? देखिए ना, इसमें ये वैसे ना सच्ची बात बताऊं, मैंने इसको एज एक साइकोलॉजिस्ट, कोच, काउंसलर ये सब चीजों को पढ़ा है, जाना है, परखा है, इंफॉर्मेशन, डाटा, एक्सपीरियंस, बेशुमार चीजें। मैं इसको मानता हूँ, मैं नजरे बद को ये नहीं कहूंगा ये नहीं होती, ये होती है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन गुजारिश ये है कि नजरे बद से ज्यादा ताकतवर चीज ईमान है। यानी आप देखें ना, एक तरफ नजरे बद, दूसरा यार अल्लाह पे भरोसा है। आप एक लम्हे के लिए सोचे, एक छोटा बच्चा जिसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, उसका मुकम्मल भरोसा आप पे है कि यार मेरा बड़ा मेरे साथ है। सामने दुनिया की को बला आ जाए, उसका एतमाद है कि जिस अब्बा जी का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है ना, ये मुझे बचा लेगा। आपका अगर रब पे भरोसा मुकम्मल है, आपकी जहनी सेहत ठीक है, आपकी ईमान की हालत है, आप पाक साफ रहते हैं, आप सदका देते हैं, नजर से बच जाते हैं। होता क्या है असल में, नजर उस पे ज्यादा असर करती है जिसका नजर पे यकीन ज्यादा है, रब पे यकीन नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसे यानी ये आपका कहना है कि ये हमारी सिर्फ मेंटल कंडीशन है जो दरअसल नजर शुरू ही माइंड से होती है। सही, माइंड ट्रांसमिट करता है माइंड को। मैं इसको पूरा प्रोग्राम हम कर सकते हैं, लेकिन इसको मुख्तसर बता रहा हूँ। ये शुआएं हैं, ये टेलीकनोसिस है, ये टेलीपैथी है कि मैंने ट्रांसमिट किया है और वो ट्रांसमिट होकर दूसरे में चला गया। आप देखेंगे बाज जगहों पे आप बड़े तैयार होके, अच्छे खासे तैयार होके बैठे, एक बंदा आपको देखेगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा उसके बाद। बाज ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि मियां बीवी बच्चे समेत किसी के घर गए, जब वापस आए लड़ते हुए वापस आए, हंसते हंसते गए, रोंदे रोंदे आए। हुआ क्या, वहां पर किसी की आंख ने देखा और वो ट्रांसमिट किया कि यार ये खुश
क्यों नहीं? असली तो खुश कोई नहीं है, उनकी हसरत थी। बिल्कुल। वो हसरत इतनी ताकतवर हो चुकी थी, उसकी फ्रिक्वेंसी कि वो ट्रांसमिट हुई और वो डैमेज हो गया। सो आप सूरत नास पढ़ें, फलक पढ़ें, आप अल्लाह पे भरोसा करें, पाकी की हालत में रहें, अल्लाह से मदद लें, खैर की दुआ मांगे। मैं आपको बताऊं बात, जो बड़ा इंसान होता है ना, वो अपने हासिद के लिए दुआ करता है। बिल्कुल। बड़ा इंसान वो होता है जो अपने मुखालिफ के लिए भी दुआ करता है। बड़ा इंसान वो होता है जो नजर लगाने वाला कहता है या अल्लाह इस पे रहम कर, इसको भी ईमान का जायका चखा। ये सारी अलामतें हैं, ये सारी बीमारियां। चलिए जी, हम अल्टीमेटली इस तमाम तर गुफ्तगू से नतीजा यही निकाल लेते हैं कि अल्लाह बड़ा इंसान बनाए। अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत दे दे कि हम ये कहें कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दे, जो हमारे से हसद करता है अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर करे। ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, हमने इसको डिस्कस तो किया है, हर दूसरा बंदा जो है वो इसका शिकार होता चला जा रहा है। अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो आप दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचा के रखे, क्योंकि दीन और दुनिया की भलाई इसी में है। अगर हम इनसे बच के रहेंगे तभी हम अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं और दुनिया में भी हम कामयाब हो सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, मैं आखिरी एक बात जो बड़ी अहम बात है, खुद को पॉजिटिव रखें। आपका मुस्बत रहना और बंदे को जो पॉजिटिविटी है ना, लोग कहते हैं पॉजिटिविटी किताबों से आएगी, ऑटोबायोग्राफी से आएगी किसी, मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी आती है ईमान से। ईमान का मतलब ये रब पालने वाला है, रब ने जिंदगी में आपको पाला, माँ के पेट में पाला, आखिरी सांस तक पालेगा। अगर रब पे आपका और बेहतरीन प्रोटेक्टर है, उससे ज्यादा महफूज रखने वाली जात कोई नहीं है। जब आपका मान, भरोसा, यकीन अपने रब पे होता है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप हजार मुश्किलों से गुजर के निकल जाते हैं। लेकिन अगर मनफी के मुकाबले में आप भी मनफी हो गए तो याद रखिएगा फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। बाज लोग, आखिरी जुमला, बाज लोग उनको तबाह करने के लिए वो खुद ही काफी होते हैं, उनको दुश्मन की जरूरत नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, फलसफा उनको तबाह करना। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आपको ये बताया कि आपने अच्छा इंसान कैसे बनना। अब आप जब अच्छे इंसान बन गए हैं तो सेहत अच्छी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत अच्छी रहने के लिए आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है। अपना ख्याल रखना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है, मुश्किल चीज़ है। आप टाइम आपके पास नहीं होता, आपने अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, डाइट प्लान आपको कौन सा फॉलो करना है, ये चीज़ें जो है वो सोचना, उनको प्लान करना और फिर अपनी बिजी रूटीन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम डिफरेंट डाइट प्लान्स डिस्कस करते हैं, जिसके फ़ायदे भी होते हैं, जिसके नुकसानात भी होते हैं, लेकिन अगर आप बार बार कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ को फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली वो फिर उसकी प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुँचाना शुरू हो जाती है। तो बेस्ट ये होता है कि आपका कोई कोच हो, आपको कोई गाइड करने वाला हो, ताकि आपको पता हो कि आपने उस डाइट प्लान को किस तरह से लेकर चलना है, उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, अगर नुकसानात हो रहे हैं तो कहां पर जाके आपको उसको छोड़ना है। अभी हम बात करने वाले हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, रहमान अब्बास, जिनसे आज हमने एक स्पेसिफिक डाइट प्लान है जिसकी बात करने जाना है। सबसे पहले रहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। रहमान, जैसे कि मैंने कहा कि आप सेहत अच्छी रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको अपनी एक्सरसाइज का टाइम भी देखना है, आपको अपना डाइट प्लान भी सारा देखना है। अब इतनी सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आपने क्या करना है। बहुत अच्छा सवाल है और मोस्टली जो ना लोग गलती कर बैठते हैं। हर पर्सन के लिए एक डिफरेंट डाइट प्लान है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 16 एज में फैट है, अगर कोई 24 में, 30 में और 36 में, और अगर कोई हेल्थ इशू है, अब ये सारी चीजें आ जाती हैं। हमें इन चीजों को बैलेंस से लेके चलना है और कौन सी डाइट प्लान है। हम क्या करते हैं, मोस्टली 80 to 90% लोग क्या करते हैं, अच्छा मैंने ये देखा और मैं इसको फॉलो करना शुरू। अब किस लेवल पे है, वो इंटरमीडिएट लेवल है, वो बिगनर लेवल है या और एडवांस लेवल पे है, तो ये बिना देखे ही हम करना क्या शुरू। अब उसके साथ इशू क्या होते हैं, आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, एनर्जी जीरो हो जाती है, मसल फ्लैबी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी फैट बर्न नहीं होती तो आप रॉन्ग साइड पे जा रहे हो तो आपको फ्लैबी टाइप फील होगा, जैसे वही मसल बड़ा लूज टाइप फील हो जाएगा, एनर्जी नहीं आएगी। और डाइट प्लान से ये होगा, मे बी आप हाइपर फील करो, उसके बाद मसल स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे और लगेगा लेथार्जी टाइप सी फीलिंग होगी, बस जहां गिरे वहीं पे गिरे। ऐसे ही है, तो इसलिए हर डाइट प्लान डिफरेंट होता है, हर पर्सन के लिए आपको एक मेंटोर, एक अच्छा कोच चाहिए जो आपको बताए कि ये चीज इस वक्त इसलिए यूज करनी है, इसको फिर बाद में चेंज करना है, इसको कैसे लेके चलना है। मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें मालूम होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, फैट लॉस है, वेट लॉस है, गेन करना है, स्किनी पर्सन है, जो भी आपका टारगेट है, आपका एक टारगेट आ गया
उसके बाद आपने हमेशा बिगनर लेवल से स्टार्ट करना है, जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हो और बताने का मकसद भी ये है, हमने बिगनर लेवल से शुरू करना है और शॉर्ट डाइट प्लान से। सही। और अगर आपको हेल्थ इशू आ रहा है या माइंड चेंज हो रहा है, स्विंग कर रहा है, तो आप उसको ब्रेक दे लो 2 से 3 दिन की और दोबारा उसी डाइट प्लान पे आ जाओ। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करना। एक डाइट प्लान हमने कर लिया, फिर आप 1 से 2 माह की ब्रेक दो, फिर दोबारा आप उसी डाइट प्लान पे आ जाओ। कभी भी मूड स्विंग नहीं करेगा और आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। अब हमने जो फैट लॉस करना है, फैट लॉस में सबसे पहले ये है कि हमने कार्ब टोटल आउट नहीं करना, सिर्फ 5 to 10%, जिसमें आप एक चपाती ऐड कर सकते। मोस्टली जो लोगों का माइंड में बना हुआ है कि चपाती नहीं खानी चाहिए, चपाती हमें खानी चाहिए, अल्लाह ताला की बनाई सारी चीजें जो है ना खानी चाहिए। एक चपाती आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि डेयरी प्रोडक्ट से हमने दूर रहना है। उसके साथ ये भी आप माइंड से निकाल दें कि कॉफी या ग्रीन टी ओवर यूज हमने करनी है, इसको बिल्कुल नहीं करना। हेल्दी फूड हमने लेने हैं जो हमें माइंड एक्टिवेट करे, हमारा मूड एक्टिवेट करे। ये नहीं कि मैं ये खा रहा हूँ और उसके बाद मेरा मूड जो है ना नेगेटिव माइंड पे चला गया, बहुत गुस्से में चला गया। इन चीज़ों से हमने दूर रहना। इन चीज़ों को आपने बैलेंस से करना है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप फैट लॉस या गेनिंग की तरफ है। सही। मिंट चटनी, पुदीना, उसका इस्तेमाल आपने रूटीन में करना है। मॉर्निंग आपने सौंफ का वाटर 1 कप जो है ना उसको इस्तेमाल करना है। पपीता आजकल मिल रहा है, आप इफ्तार में और सहरी में 1-1 स्लाइस आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि जितना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, वर्किंग उतनी अच्छी होगी। ये नहीं कि खाया है तो 4-4 घंटे पता भी नहीं है तो बेचारा स्टोमक और हमारा लिवर जो है ना बड़ा डिस्टर्ब हुआ सब फिर रहा है। ये सारे जो हेल्दी टिप्स हैं इनको हमने फॉलो करना है, फिर जाके वो डाइट प्लान हमारा जो है ना एक अच्छा इफेक्ट देता है। अब बात है कि हमने कौन सा डाइट प्लान फैट लॉस के लिए अच्छा है। आज हम जो डाइट प्लान डिस्कस करने वाले हैं मैं उसकी तरफ आना चाहूंगी। आज हम इंटरमिटेंट डाइट प्लान है, सेम लाइक माह रमज़ान में जिसे हम डाइट प्लान करते हैं, हम उसको कितनी देर कर सकते हैं 1 साल के अंदर और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सही। पहली बात तो ये कि हम कितनी देर कर सकते हैं। हम इसको साल में कम से कम 4 टाइम्स हमने कर, मतलब 2 मंथ की ब्रेक आ गई, देन 1 मंथ, 2 मंथ की ब्रेक आ गई, देन 1 मंथ, और एक मतलब आप अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं इसको बनाना। और हमेशा पूरा साल आपका वेट बैलेंस में रहेगा, हेल्दी रहेंगे और स्किन भी टाइट रहेगी, रिंकल्स नहीं आएंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। उसके बाद डायबिटीज के जो सेकंड स्टेज है वो बैलेंस में होना शुरू हो जाती है और डाउन, आप बैक आना शुरू हो जाता है, मेडिकेशन लेवल भी कम हो जाता है। थर्ड, आपका अगर यूरिक एसिड का इशू है, स्वेल होते हैं मसल, वो भी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। अब इंटरमीडिएट और माह रमज़ान में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंटरमीडिएट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, हम इसको टाइम को मैनेज कर सकते हैं अपनी रूटीन के हिसाब से। अब इंटरमीडिएट मैं समझता हूँ कि बेस्ट डाइट प्लान है अगर आपको क्रेविंग की फीलिंग है, आप फैट की तरफ हैं, उसके अलावा आपको जंक फूड खाने की आदत है, तो आई थिंक बेस्ट है। इसके लिए आपको फिटनेस लेवल बनना पड़ेगा, आपको अपने से प्यार करना पड़ेगा कि मुझे खुद को फिट करना है। अब हमने करना क्या है, उसका एक बेस्ट वे मैं बताता हूँ जो आप बाद में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सुबह आप 7-8 बजे उठते हो, आप 1 गिलास पानी पियो, थोड़ी आपने ब्रेक देनी है। उसके बाद टोटल हमने डिवाइड करना 2 मील्स पे। सही। फर्स्ट मील आपका बने 11-12 बजे, जो आपका लंच भी और आपका ब्रेकफास्ट भी काउंट हो। उसमें आपने हेल्दी, फर्स्ट वाइट शुगर आपने कट डाउन करनी, शुगर हमने फ्रूट से पूरा करना है। सेकंड, राइस वंस अ वीक, ओनली हफ्ते में एक दफा। चपाती आप स्मॉल चपाती आप ऐड कर सकते हैं, मकई की रोटी आप ऐड कर सकते हैं। हमने ये करना है कि वेजी को स्टिर फ्राई करके 100 ग्राम चिकन, जो भी आपको सूट करता है, कभी कभार आप स्किप भी कर सकते हो, जितनी भी सीजनल है ग्रीन वेजिटेबल्स है, स्टिर फ्राई करके ग्रीन वेजिटेबल और रेड चिली का इस्तेमाल। अगर आपको शिमला मिर्च रेड मिले तो वो ज्यादा अच्छा है, कैप्सिकम ग्रीन, और इसका इस्तेमाल अपनी वेजिटेबल्स में ज्यादा करना है। 2 चीजों को आपने रूटीन में ऐड करना है, अजवाइन को पसवा के, ठीक है, ग्राइंड करवा के अपने खानों में इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप में जो वाटर वेट होता है उसको उसने फ्लश करना है। सही।
और कलवंजी का इस्तेमाल करना है आपको एक्टिवेट करने के लिए, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे समझ ले कि शील्ड का उसने काम करना है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कोई डाइट प्लान यही नहीं होता कि ऊपर से कोई चीज़ आ रही बड़ी, मेरे पास बहुत बड़ी कोई स्पेशल चीज़ है तभी होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें एक एक प्लस करते हैं तो फिर जाके बहुत जो है ना हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अपनी डाइट में ये करना है। फर्स्ट मील हमारा हो गया 11 से 12 के दरमियान। उसके बाद हमने वाटर इनटेक थोड़ा ज्यादा करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ गई है। सेकंड मील हमारा बनेगा अराउंड 7 to 8 PM, रात 7 से 8 बजे। ठीक है। अब उसमें तकरीबन फिर वेजी का इस्तेमाल आ जाएगा, लेकिन हम अपने डिशेस चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड चिली के साथ हम बना सकते हैं, चाइनीज हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं होममेड। ठीक है। नूडल्स का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आपने चाइनीज नूडल्स करने तो वंस अ वीक, हफ्ते में एक दफा उसको आप कर सकते हैं। ठीक है। अब ये डाइट फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह है कि इसमें डिफरेंट रेसिपी ऐड कर सकते हो। चुकंदर का इस्तेमाल आपने करना है। डिटॉक्स ड्रिंक आपने एक दफा रख लें, चाहे आप डिनर में रख लें, चाहे आप जो है आपका लंच टाइम में उसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हैं, जब इनको आप इकट्ठा करते हो, प्लान करते हो, गारंटी के साथ वंस अ वीक, मतलब एक वीक, ड्यूरिंग एक वीक जो है ना आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करो, 7वें 8वें दिन जो है ना आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एग्जैक्ट जो मैंने चीजें आपको बताई, ये प्रैक्टिकली ये नहीं कि ये स्टडी है, स्टडी और प्रैक्टिकल में टोटल डिफरेंट है। प्रैक्टिकली में अपने क्लाइंट्स आपको अपना प्लान बना लेना है और फिर उसकी तरफ चल पड़ना है, फिर उसके नतीजे आपको। और ये बड़ा इजी मैंने बताया कि कोई भी जिसको नहीं पता वो इन चीजों को राइट करे। ये प्रोग्राम तो है, आप देख रहे हैं, और इस जगह बैठने का मकसद ये है कि हमारे चैनल के थ्रू कि लोगों को बताया जाए कि अपने आप को इस तरह आप बाद में भी फिट रख सकते हैं। ये नहीं कि माह रमजान में आपने डाइट कर ली उसके बाद जो उसके बाद खाते पीते बूस्ट हो जाता है। सही। अच्छा, बेली फैट का इशू बहुत ज्यादा होता है, लोग बैठे रहते हैं। वो एक्सरसाइजेस कुछ आपने किया, हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी, आपने उस पर बताना है कि हमने कितना टाइम देना है और किस तरह से की जा सकती है। जी। अब बेली फैट में फर्स्ट ये जो इफेक्टिव एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज हर एक के लिए सूट नहीं कर, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस कंपल्सरी जिसको हमने करना चाहिए। ये अप साइड क्रंचेस है, आपने इन साइड जब जाना है ब्रीथ इन करना है, ऊपर आना है ब्रीथ आउट करना है, मिनिमम 30 रैप्स। 25 के बाद लगेगा कि जैसे मेरे एब्डोमिनल में जो है ना एक बार सी फिट हो गई है, लेकिन इसको फील नहीं करना, ये इट मीन्स के पॉजिटिव है और हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। इसको 30 to 40 रैप्स मिनिमम और 4 सेट्स आपने डिवाइड करने हैं। आपके स्टोमिक एरिया में और सेंटर एब्डोमिनल चेंज होना शुरू हो जाता है, बर्न होना शुरू। लेकिन डाइट भी फोकस कर, ये ना हो कि मैं फैट खा के फिर इन चीजों को फॉलो करना शुरू करूं तो फिर कहेंगे अच्छा रहमान साहब ने तो बताया था, अच्छा जी हमने सिटी 42 पे हमने शो भी देखा था तो हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब साइड टच हमने करना है। साइड टच आपके लव हैंडल्स के लिए, रिब्स एरिया के लिए और अंडर आर्म फैट के लिए। लेकिन इसको आपने स्पीड से करना। लाइट डेमो में मैंने इसलिए बताया कि ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाए। और हेड पोजीशन अप रखनी है, राइट टू लेफ्ट आपने टच करना है। 20 रैप्स ईच साइड, 1 2 3 आपने 40 काउंट करना और 4 सेट्स हो। और अगर आपने इसको और करना है तो 5 सेकंड की ब्रेक हो। अच्छा, बिगनर्स के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नहीं, आप उसमें बीच में टाइम एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा। ये इजी एक्सरसाइजेज है और ये जो एक्सरसाइज है बहुत परफेक्ट है। लेग बेंड क्रंचेस। अब इसमें ये है कि आपका लोअर पोर्शन भी इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। बैलेंस स्टार्टिंग में ये होगा, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब हो नहीं रहा, मैं मूव कर रहा हूँ, शिवर हो रहा है। नो, आफ्टर 10 to 15 रैप्स यही बॉडी जो है ना बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। ये स्टार्टिंग है, तो इसमें घबराना नहीं कि अगर बॉडी शिवर आपकी होती है। 30 रैप्स रेपिटेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद ब्रीथ सर्कुलेशन, जब आपने डाउन जाना है ब्रीथ इन, जब आपने अप आना है ब्रीथ आउट करना है। उसके बाद ये प्लैंक पोजीशन परफेक्ट है और आपने फुट फिंगर पे स्ट्रेट रहना है, फिंगर्स को बेंड नहीं करना। सही। आपकी हैंड पोजीशन और आपकी शोल्डर पोजीशन सेम रहनी चाहिए और बॉडी लेवल भी सेम रहना चाहिए। 30 सेकंड के बाद आपको लगेगा रहमान सर आपने अच्छा नहीं किया, बहुत सिक था। सही तो सही। अच्छा, वक्त कम है रहमान, हमने एक्सरसाइजेस देख ली हैं, लोग अब इसके प्रैक्टिस करेंगे। मैसेज आपने क्या देना है? मैसेज यही कि हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। माह रमजान में माशाल्लाह आप सब ने बहुत अच्छा फॉलो किया और हमारे चैनल के थ्रू हमने बताया और आपने फॉलो भी किया, हमें फीडबैक भी दिया, लेकिन इसी को आपने आगे मेंटेन करना है। ये बताने का मकसद भी यही कि हम चाहते हैं आप फिट रहें और हमें दुआओं में याद रखें। बिल्कुल ऐसे ही आप सेहतमंद रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से भी आप महफूज रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, बार बार बात की जा रही है मार्केटों में रश बढ़ता जा रहा है, तो सूरत हाल से अपडेट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर बैठे बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने भी शॉपिंग करने के लिए जाना है। बाज़ारों की सूरत हाल जानना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप बहुत ज़रूरी काम के लिए मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो कौन कौन से ऐसे SOPs हैं, किन चीज़ों का ख्याल रख के आप मार्केट में जा सकते हैं, कौन सी मार्केट में आपको जाना चाहिए, ये हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहते हैं। अभी फिलहाल हमारी रिपोर्टर सादिया खान इस वक्त अनारकली बाजार में मौजूद है। खासी गहमा गहमी यहाँ पर देखी जा रही है, तो सादिया के जानिब रुख कर लेते हैं। सादिया, बताइएगा, मार्केट्स खुली हैं, यहाँ पर दुकानदार जो है यहाँ पर मौजूद हैं, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, जो यहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं, बताइएगा वो तमाम उन SOPs को फॉलो करते नजर आ रहे हैं? जी है ना, बिल्कुल अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। आज वैसे भी आखिरी रोज़ है, मार्केट खुली है। अगले कल जुमा हफ्ता एतवार जो है मार्केट बंद होगी। 3 दिन लोग घर में इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज ही सारी शॉपिंग करनी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोग जो हैं इस मौसम में भी मार्केटों की जानिब जो है वो निकले हैं और शॉपिंग की जा रही है। अनारकली बाज़ार की बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा है कि सराउंडिंग में जितने भी इलाके हैं वहाँ से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, इसलिए भी यहाँ पर गहमा गहमी रहती है। 3 दिन हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर रहा। आज कदरे कुछ बेहतरी हमें देखने में आ रही है रश के हवाले से भी, और कुछ SOPs जो हैं वो भी दुकानदारों की जानिब से जो यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि एहतियात से रहें, और गैदरिंग जो है ख़ासकर उससे बचाने के लिए भी दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है। और इसी के हवाले से हम बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि कल हमने सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है फिर से लॉकडाउन करने की मनसूबाबंदी कर रही है। इसी हवाले से भी हम जान लेते हैं ये इन्हीं गफलतों की वजह से है कि मार्केट्स में रश पड़ता है और लोग बेहतियाती के साथ खरीदारी करते हैं, जिससे खतरा जो है कोरोना का मजीद बढ़ने के चांसेस हैं। तो मार्केट के अहदेदारों से बात करेंगे, जानेंगे कि कहां तक इम्प्लीमेंट हो रहा है चीज़ों पर, और क्या समझते हैं कि वाकई में ये कामयाब हो जाएंगे उन SOPs को यहाँ पर अमल दरामद करवाने में जो कि गवर्नमेंट इनको दी है। ये बता दें कि हमने कल तो देखा था कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, आज कदरे बेहतरी नज़र आ रही है। वैसे भी अगले 3 दिन जो है वो बाजार बंद रहेंगे, तो क्या समझते हैं आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? दुकानदार जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने लोगों को यहाँ पर अपने पास आके शॉपिंग करने का मौका देना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कहा, हमें दुकानदारों को अवेयरनेस दे रहे हैं और जो कस्टमर हैं उनको अवेयरनेस कर रहे हैं कि ये अपनी हिफाजत अपने खुद करनी है। और दूसरा, इंतज़ामिया, कल भी आपको कहा था, ये आज हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना यहाँ पर बेहतरी लाने की कोशिश की है दुकानदारों ने मिलकर। अभी तक इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है, ना पुलिस का ना टाउन का किसी किस्म का भी। ये टोटल हम खुद कर रहे हैं। आज सुबह पुलिस आई थी दुकानें बंद करवाने के लिए, हमने उनको कहा 4 दिन हमें दिए गए हैं, हमारे साथ बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी ना की जाए मुआहदे की। अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो इसका नताइज गलत निकलेंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला अपने पाबंद हैं, जो SOPs दिए गए उस पर पाबंद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मार्केट ओपन होगी, कारोबार चल गया, लेकिन एक सूरत हाल जो है सामना करना पड़ा वो ये है कि जी अगर यही सूरत हाल रही तो हो सकता है मार्केट फिर बंद करवा दें। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आपने जैसे भी खान साहब बात कर रहे थे कि कल भी यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने खुद विजिट किया, मियां असलम इकबाल साहब ने, मैं उनके साथ साथ विजिट कराता रहा। तो एक जो हुकूमत भी ठीक है सादिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, वक्त की कमी के बायस आपसे इजाजत हमें चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट की सूरत हाल नाज़रीन आपने देख ली है। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि गैर जरूरी तौर पर मत जाएं, अगर जाना जरूरी है तो प्लीज़ 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 जो SOP बनाए गए हैं उनका ख्याल रखने, अपनी सेहत को जो है वो यकीनी जानिए कि आपने अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।